गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द यूनिक अप्रोच ऑफ द सीएलसी, द गुरु नीति। और इसमें आज मैं एमएम बलडोदिया और मेरे साथ हैं सर्वेश यादव सर। हम लेकर आए हैं आपके लिए प्लांट फिजियोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं, द प्लांट फिजियोलॉजी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल टॉपिक ऑफ एंटायर बॉटनी। प्लांट फिजियोलॉजी पर इस बार एग्जाम में स्पेसिफिकली फोकस्ड किया गया। प्लांट फिजियोलॉजी से सर इस बार 8 to 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो जनरली थोड़ा कम हो गए थे। कोर सब्जेक्ट है, ये कंसेप्चुअल है। जितना आप कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे उतना ही इंटरेस्टिंग है और उतना ही आपको जो है वो एंटरटेनिंग ये लगेगा। तो हम लोग हमेशा की तरह फिर से प्रयास करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से हर एक बात एक्सप्लेन करें। जितने सारे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस हैं उनकी कनेक्टिविटी भी चैप्टर से हम जो है वो निकाल कर आपको दें, और साथ में जो क्वेश्चंस हमने यहाँ फ्रेम किए हैं इस गुरु नीति के प्लांट फिजियोलॉजी के फर्स्ट एपिसोड में जो रखे हैं उनको भी हमने पूरा थीम बेस्ड रखा है, पूरा एफर्ट किया है। मैं आपको शुरू में ही एक्सप्लेन कर दूं, प्लांट फिजियोलॉजी में जो 5 चैप्टर्स हैं, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पहला गुरु नीति हमारा उसी पे होगा। इसी तरीके से चैप्टर वाइज होगा। सेकंड जो आपके पास मिनरल न्यूट्रिशन है उस पे एक एपिसोड रखेंगे। देन आप फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, देन रेस्पिरेशन एंड देन ग्रोथ फिजियोलॉजी, जो प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट है। तो इन सबसे एक एक एपिसोड हम कर लेंगे, और उसके बाद एक एपिसोड पिछले बार जो सेल बायोलॉजी में हमने किया था उसी तरह करेंगे, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ दिए जाएंगे, सारे क्वेश्चंस एक साथ हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप अपना रिवीजन कर सकें, आप अपने आप को चेक कर सकें। एक तरीके से चेक पॉइंट हम रखेंगे। सर्वेश सर। बिल्कुल, थैंक यू एमएम सर। जैसा सर ने बताया कि जो प्लांट फिजियोलॉजी के जो काफी चैप्टर्स हैं, तो मोस्टली जो नीट में हर चैप्टर से वो 2 क्वेश्चन निकाल रहे हैं। हाँ। एवरेज जो है 8-9 क्वेश्चन इस बार आए हैं, जनरली कम हो गए थे। बिल्कुल, जो सीक्वेंस है वो भी बड़ा बेटर है। तो हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आपको नीट में मिलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर में, देखो हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो काफी बनेंगे, लेकिन चैप्टर के हर टॉपिक के कंटेंट को अपन कवर करेंगे, ताकि उसके अकॉर्डिंग जितने भी उसके आसपास के क्वेश्चन हैं वो अपन जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल कहानी पिन पॉइंट की अप्रोच, आपको बिल्कुल पिन पॉइंट की अप्रोच मिलेगी। निश्चिंत रहें आप और जुड़े रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास है, इफ ए प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन डीआयोनाइज्ड वाटर, क्लियर, द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल बिकम्स। तो सर सबसे पहले मैं वाटर पोटेंशियल को लिखूं यहां, साइन W से आप वाटर पोटेंशियल जानते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज बेसिकली द केमिकल स्टेटस ऑफ वाटर इन ए सॉल्यूशन। कोई एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में वाटर का केमिकल स्टेटस क्या है, ये ऑब्वियस है, डिपेंड करेगा सर सॉल्यूट के अमाउंट पर। जितना सॉल्यूट कंटेंट आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही वाटर पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होता चला जाएगा। आपने बच्चों पढ़ रखा होगा, प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 और मैक्सिमम होता है। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 और मैक्सिमम है। अब जितना सॉल्यूट आप ऐड करेंगे उतना ही वाटर पोटेंशियल को आप नेगेटिव वैल्यू में ले जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव होता है। बिल्कुल सर, थोड़ा सा इस पे फोकस करें हम। बिल्कुल, इसने बात की है किसकी, प्लांट सेल की। उसने बोला प्लांट सेल को आप अगर डीआयोनाइज्ड वाटर में प्लेस कर देते हो, तो थोड़ा डायग्राम से क्लियर कर देते हैं। ये आपकी प्लांट सेल है, ओके। तो प्लांट सेल को अगर आपने डीआयोनाइज्ड वाटर में प्लेस किया, ये है आपका डीआयोनाइज्ड वाटर। और अपन कह सकते हैं सर कि डीआयोनाइज्ड वाटर वो बिल्कुल प्योर वाटर है, उसमें जो आयन फॉर्म को रिमूव कर दिया। हाँ, आयन फॉर्म्स एग्जैक्टली उसमें एग्जिस्ट करती ही नहीं है सर। इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है उसमें यही एक स्पेसिफिक पॉइंट है। बिल्कुल, तो डीआयोनाइज्ड वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है 0 है। बिल्कुल, जो प्लांट सेल उसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन। ऑब्वियसली वहां वाटर पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है, पहले से नेगेटिव है, ओके। अगर आप इसको प्लेस करोगे तो ऑब्वियसली जो वाटर जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा, इनसाइड मूव करेगा। और ये बिल्कुल क्लियर है, वाटर मूव सर कह रहे हैं आउटर सॉल्यूशन से इनसाइड मूव करेगा। और एग्जैक्टली इससे सर एक डायरेक्शन भी हम यहां से डिटेक्ट कर पाए। 0 है और उधर आपने कहा वाटर पोटेंशियल नेगेटिव है, सो वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर डायरेक्शन हम देखें तो आप कहिए ऑलवेज हाई वाटर पोटेंशियल वैल्यू टू लो वाटर पोटेंशियल वैल्यू, दैट इज एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस हो रहा है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की। जैसे वाटर अंदर एंटर करेगा तो आप समझ सकते हो जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा। तो अपन बोल सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि पहले नेगेटिव था तो लेस नेगेटिव। हाँ, मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव, इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल, इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। देखिए, मोर पॉजिटिव होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सेल में सर ने जैसा कहा सॉल्यूशन है, नेगेटिव पहले से था, मोर नेगेटिव था, उसको आप लेस नेगेटिव कर सकते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, लेस नेगेटिव। सर ये हो जाएगा। रिमेन कांस्टेंट, कोई मतलब इसका नहीं है। और एक्सट्रीमली पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाले रेफरेंस फर्स्ट और फोर्थ तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं। रिमेन कांस्टेंट वो कभी नहीं होगा, मूवमेंट हो रहा है वाटर का, सो एग्जैक्टली द आंसर विल बी द लेस
नेगेटिव। बिल्कुल, देखो क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इसके पीछे काफी कॉन्सेप्ट हाँ, काफी सारे हर चीज क्लियर होनी सर। चाहिए। इस पूरे पेपर में हमने ऐसे ही एफर्ट्स किए हैं कि जितने सारे क्वेश्चन उनके साथ बहुत सारी बातें आपको बताई जाएं। तो बच्चों, वाटर पोटेंशियल के बारे में आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। वाटर पोटेंशियल इज एग्जैक्टली द केमिकल स्टेटस ऑफ वाटर इन ए सॉल्यूशन। वाटर की केमिकल पोजीशन, कंडीशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, ये वाटर पोटेंशियल को बताता है। नेक्स्ट, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज ऑक्यूपाइड। तो सर थोड़ा सा पहले प्लाज्मोलाइज्ड सेल पे फोकस करते हैं। बिल्कुल, तो क्वेश्चन में बच्चे को क्या है, कनेक्टिविटी। यहाँ देखो, अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो अगर यहाँ एक सॉल्यूशन है जी, जिसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बोल सकते हैं ये हाइपरटोनिक है। इसमें अगर आपने सेल को प्लेस कर दिया, यहाँ पर सेल को प्लेस कर देंगे तो ऑब्वियसली वाटर बाहर आ जाएगा। एक्सोस्मोसिस का प्रोसेस हो जाएगा। प्लांट सेल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अपन बताते हैं वहां पर इसमें वैक्यूल है, तो पहले साइटोप्लाज्म से वाटर बाहर आएगा, फिर वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में वाटर जो है वो। हाँ, तो सर इसी को मैं अगर कंटिन्यू करूं, आगे बढ़ाऊं, ये आप कह रहे हैं सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो ऐसे श्रिंक होना शुरू होगी। बिल्कुल, कॉर्नर से श्रिंक होना पहले शुरू होगी, और कॉर्नर से श्रिंक होगी तो आपको सर ने एक और नई बात यहाँ बताई है, ये सेल सैप है जो वैक्यूलर सैप या सेल सैप होता है, इसकी कंसंट्रेशन ऑलवेज हाई होती है और साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन लो होती है। तो वाटर कंटेंट सबसे पहले आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्म से आउटर सॉल्यूशन में आएगा, देन इससे आने लगेगा। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब कंप्लीट कनेक्टिविटी बन जाएगी, यहां से वाटर कंटेंट बाहर आने लगेगा। और इसी प्रोसेस को सर हम कह रहे हैं एक्जो ऑस्मोसिस। इस एक्जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में अब देखो क्या हो रहा है, जैसा सर आप अभी बोल रहे थे कि किनारों पर से सिकुड़ना शुरू होगी, ये यहां से श्रिंक होना शुरू होगी, तो देखो एक गैप क्रिएट होने लगा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये गैप काफी ज्यादा हो जाएगा और ये जो सेल है वो अपने प्रोटोप्लास्ट को लेकर सेंट्रलाइज हो जाएगी। ये अपने प्रोटोप्लास्ट को लेकर सेंट्रलाइज हो जाएगी। तो देखो ये बहुत परफेक्ट एक गैप सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपको मिल जाएगा। अब सर वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में अगर गैप बना है, आपने बताया जैसा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो ओबियस है ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो सेल को प्लाज्मोलाइज कर रहा है, यही ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम एक बच्चे की कोई कनेक्टिविटी और बता सकते हैं, जो सेल वॉल होती है वो कंप्लीटली परमिएबल होती है। बिल्कुल। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो सॉल्यूशन है वही बाहर है, सेम कोई सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आपने बताया जैसे ये परमिएबल है तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है। ऑब्वियसली सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में अपन बोल सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, बोल सकते हैं प्लाज्मोलाइजिंग जो प्लाज्मोलाइसिस करवा रहा है। बिल्कुल, वो जैसा सर ने शुरू में लिख दिया था, तो आप कह दीजिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होगा, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इन बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। क्लियर? तो ऑप्शंस में आए सर, प्योर वाटर बिल्कुल नहीं हो सकता, एयर नहीं, सेल सैप नहीं, प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन। जो सेल को प्लाज्मोलाइज कर रहा है वही सॉल्यूशन स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अच्छा सर, इसमें एक कनेक्टिविटी पे हम और जा सकते हैं। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब पूरी तरीके से मूवमेंट बंद हो जाएगा, मतलब जितना वाटर कंटेंट बाहर आना था उतना आ जाएगा और सेल ये जो है वो हाईली श्रिंक्ड हो जाएगी, एक्सट्रीमली प्लाज्मोलाइज्ड आप कह दीजिए। उस एक्सट्रीमली प्लाज्मोलाइज्ड होने की कंडीशन में आप इस सेल वॉल के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ अगर देखेंगे तो सेम कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन होंगे। ये कई बार पूछ लेता है, मतलब इससे भी आगे की बात आपसे पूछ लेता है। जैसे आपसे ये प्लाज्मोलाइज लिखा है ना, आपसे प्लाज्मोलाइज सेल में क्या ऑक्यूपाई करेगा, वैसे ही आपको लिख के दे दे, इफ ए सेल इज एक्सट्रीमली प्लाज्मोलाइज्ड द सॉल्यूशन इन बिटवीन दिस मेम्ब्रेन एंड वॉल एंड आउटर साइड, तो ये डेफिनेटली आइसोटोनिक पे फिर आप जा सकते हैं। और एक स्टेटमेंट और है, प्लाज्मोलाइसिस अगर हो गया तो ये रिवर्स भी हो सकता है, जनरली रिवर्स हो सकता है। देखो लिविंग सिस्टम में तो होता ही ऐसा है कि सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सेल में से सारा वाटर कंटेंट बाहर आ जाए, कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट वहां ऑलवेज प्रेजेंट होता है। इसीलिए आप जैसे ही उसको प्योर वाटर में प्लेस करेंगे या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो अल्टीमेटली वो फिर से जो है वो वाटर एंडोऑस्मोसिस के थ्रू रीगेन कर लेगा और अपना स्पेस इंक्रीज करेगा। और ये लिविंग सेल के कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। डेड सेल कभी भी प्लाज्मोलाइसिस रिप्रेजेंट नहीं करती। इवन दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, लिविंग सेल प्लाज्मोलाइसिस रिप्रेजेंट कर सकती है और लिविंग सेल ही रिवर्स कर सकती है। जैसे मान लो आपने प्लाज्मोलाइसिस करवाया और ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस डेथ हो गई सेल की किसी कारण से, तो फिर आप उसको रिवर्ट नहीं करवा सकते, फिर डीप्लाज्मोलाइज उसको नहीं करवा सकते। तो काफी बातें हो गई सर, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्योर वाटर। बिल्कुल, अभी अपने डिस्कस किया था, जो प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, जिसको अपन जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स। बिल्कुल।
तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट हुआ। फिर है इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन ए सिस्टम। डेफिनेटली जैसा मैं कह रहा था केमिकल स्टेटस है, पोटेंशियल एनर्जी, फ्री एनर्जी है, तो ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स स्टेटमेंट सही होगा। तो लिखा है इट इज ए मेजर ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिव मूवमेंट। एक्टिव, देखो एक्टिव वर्ड लिखा है सर, डेफिनेटली मूवमेंट तो है ही। आप कह रहे हैं कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होता है, मींस जहां वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जहां वाटर का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, फ्री एनर्जी ज्यादा होगी, वहां से कम वाले की तरफ मूव करेगा। तो ये तो फिर पैसिव होना चाहिए, डिफ्यूजन। हाँ, तो ये एक्टिव लिखते ही यहाँ जो है स्टूडेंट्स ये इनकरेक्ट हो गया है। फिर उसके बाद वाटर पोटेंशियल में बी पॉजिटिव। देखो ये कह रहा है मे बी पॉजिटिव इन रेफरेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इफ अप्लाइड। देखो सॉल्यूशन के केस में नहीं हो सकता है, सॉल्यूशन के केस में नेगेटिव था, तो नेगेटिव से ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि थोड़ा बहुत लिटिल बिट जो है वो लेस नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू अपन कंसीडर नहीं कर सकते। अगर सर यहाँ प्योर वाटर लिखा होता तो लिटिल बिट पॉसिबिलिटी इसकी बनती है। अगर प्योर वाटर लिखा होता तो आप देखो एनसीईआरटी स्टेटमेंट लिखती है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं या जो सराउंडिंग कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पुट करिए और टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए। इस केस में, इस कंडीशन में वाटर पोटेंशियल का वैल्यू 0 से कुछ ऊपर आ जाएगा, और 0 से बढ़ने का मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव से ऊपर आ सकता है, पॉजिटिव हो सकता है 0 के बाद। लेकिन यहां हमें सर सॉल्यूशन लिख के दे दिया, तो इसलिए हम कभी भी इसको कंसीडर नहीं कर पाएंगे। इंक्रीज हो सकता है, हाँ, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव हो सकता है, जैसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो ये हो गए हैं हमारे पास स्टेटमेंट्स। ये भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट था। तो देखिए बच्चों, एक ही स्टेटमेंट आपके पास जो है वो यहाँ करेक्ट है। आपसे पूछा हाउ मेनी स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसे आपको देता है, तो आपको ये मतलब जो है ना कंफ्यूज करना चाह रहा है कि एग्जैक्टली एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो थोड़ा ट्रिक होती है ये क्वेश्चन को। और इधर देखो स्टेटमेंट्स आपको दिए ही हैं, तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपको ऑब्जर्व करनी ही है। तो आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, ए प्रोटोप्लास्ट इन ए सेल। सर थोड़ा सा प्रोटोप्लास्ट जो है बिल्कुल सिंपल, और ये भी नीट 2015 में क्वेश्चन आया था ये। प्रोटोप्लास्ट क्या है, तो बहुत जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। हाँ, प्रोटोप्लास्ट वी कैन से दैट प्रोटोप्लास्ट इज सेल विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल, जैसे एग्जांपल अगर बात करें, प्लांट सेल आपके पास, तो प्लांट सेल कवर्ड बाय द सेल वॉल। सेल वॉल को अगर आप रिमूव कर देते हो तो रिमेनिंग जो पार्ट है दैट इज प्रोटोप्लास्ट। या फिर आप ये भी कह सकते हैं सर, प्रोटोप्लास्ट इज द प्रोटोप्लाज्म दैट एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्रोटोप्लाज्म है, और इसको आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर कवर कर दिया तो अल्टीमेटली ये प्रोटोप्लास्ट ही है। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म बच्चों आप जानते हैं ये होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो ये सारी बातें जो है मतलब सेल का बेसिक है, ये रेफरेंस आपने सब टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, खूब अच्छा पढ़ रखा है। ये सर कह रहा है कि एक कोशिका में प्रोटोप्लास्ट होता है विदाउट न्यूक्लियस नहीं, अंडरगोइंग डिवीजन नहीं, विदाउट सेल वॉल। यहाँ डायरेक्ट रेफरेंस आपको दे रखा है, जबकि आपको इन 2-3 तरीकों से वो पूछ सकता है ए सेल इज एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली, तब भी वो प्रोटोप्लास्ट है। और प्रोटोप्लास्ट हम काफी जगह पे है, हाँ, जहां पर अपन फ्यूजन की बात करते हैं, जहां पर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, वहां पर भी प्रोटोप्लास्ट जो है वो यूज करते हैं। सर एक एनाटॉमी में बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया है, वो कह रहा है स्क्लेरेनकाइमा डेड हो जाता है, तो वो कह रहा है स्क्लेरेनकाइमा डिवॉल्व्ड प्रोटोप्लास्ट। उसने प्रोटोप्लाज्म नहीं लिखा है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म लिखता तो फिर ये बच जाता प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है, तो वहां उसने लिखा है स्क्लेरेनकाइमा में कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो है दे डिवॉल्व्ड द प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट जो लिविंग सिस्टम पूरा डिवाइड हो गया, वो लिविंग सिस्टम पूरा रिमेनिंग है। हाँ बिल्कुल। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस जो सेल बायोलॉजी की बेसिक टर्म्स हैं, जैसे सर कह रहे थे, ये काफी इंपॉर्टेंट भी और आपके काफी सारे कांसेप्ट्स को ये क्लियर करती है। क्लियर। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। हम केयरफुली पढ़ रहे हैं सारे वैसे भी, एंड असाइन देयर रेस्पेक्टिव चैम्बर्स। तो सर इसमें कुछ बातें इसमें लिख रखी हैं, बिल्कुल, और ये डायग्राम बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाया गया है, और हम इसके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस कर भी सकते हैं। तो देखो बच्चों, जहां तक मुझे दिखाई इसमें दे रहा है, मेरे से ज्यादा अच्छा आपको दिख रहा होगा, ए में जो है सर मैं कह दूं सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इसमें हाई है, और इसमें आप कह रहे हैं सॉल्यूट जो है वो क्वांटिटेटिवली कम है, तो ऑब्वियस है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाई होगी। अब वाटर के मूवमेंट से सर शुरू कर लेते हैं। ऑब्वियस है वाटर का मूवमेंट आप जानते हैं बच्चों, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, अलग अलग पैरामीटर है। हाँ, लो सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो देखो ये इधर से इधर आ जाएगा,
ऑब्वियस है इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट या फ्री एनर्जी या फिर आप कह सकते हैं एक्टिव स्टेटस इसका ज्यादा है, तो इधर से इधर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूट पोटेंशियल अगर हम डिस्कस करें सर, तो सॉल्यूट पोटेंशियल, ये भी एक कंफ्यूजन रहता है बच्चे को। बिल्कुल, सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अमाउंट है। जितने ज्यादा सॉल्यूट होंगे उतना सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो लेस नेगेटिव होता जाएगा, कम होता जाएगा, वैल्यू उसकी नेगेटिव होती है। बिल्कुल। अच्छा, इसकी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है। इसका बेसिक रीजन ये है कि वाटर जो था, अभी वाटर पोटेंशियल पे ही कंसेप्ट है इसका, वाटर जो प्योर वाटर था वो प्योर वाटर अपना वैल्यू 0 और मैक्सिमम रखे हुए था। जितना आपने उसमें सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट ऐड करते ही ये जो है उसकी वैल्यू को नेगेटिव करता रहता है, तो इसलिए सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू को ऑलवेज नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। जैसे आपने बताया वाटर पोटेंशियल यहाँ मैक्सिमम है, तो जैसे जैसे अपन सॉल्यूट जितना बढ़ाओगे ये नेगेटिव होता जाएगा। ऑब्वियसली वाटर पोटेंशियल भी तो नेगेटिव हो रहा है ड्यू टू सॉल्यूट। हाँ, इसीलिए सर इसको नेगेटिव कहा जा रहा है। सॉल्यूट पोटेंशियल को नेगेटिव वैल्यू इसीलिए कंसीडर किया जाता है बिकॉज इट ऑलवेज डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसलिए ये डिक्रीज कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट अमाउंट ज्यादा है, वहां का सॉल्यूट पोटेंशियल आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट हाई है, और यहाँ का सॉल्यूट पोटेंशियल लो। यहाँ जो सॉल्यूट पोटेंशियल है और उसको वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर बोल सकते हैं ये नेगेटिव, उधर जो है मोर नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल, मोर नेगेटिव हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं, ये मूवमेंट में काफी काम आता है ये कंसेप्ट, मोर नेगेटिव। ठीक है, और यही बोल सकते हैं अपन वाटर पोटेंशियल भी इसके रेस्पेक्ट में सेम हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल यहाँ पर लेस नेगेटिव है, इधर मोर नेगेटिव है, मोर नेगेटिव हो जाएगा। इधर वाटर पोटेंशियल आप कह सकते हैं, वाटर पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी द मोर नेगेटिव। क्लियर? तो वाटर पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में फिर वाटर की डायरेक्शन जो है सिंपल हो जाएगी। हाँ, अब आपको पता ही लग गया है, तो वाटर पोटेंशियल हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल आता है। इधर सर ने लिखा वाटर पोटेंशियल जो है लेस नेगेटिव है, इधर मोर नेगेटिव है, तो ऑब्वियस है हाई टू लो जो है ये मूवमेंट हो रहा है। तो कई तरीके से मूवमेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सर ऑप्शंस पढ़ूं मैं। ये कह रहा है सॉल्यूशन विद लोअर वाटर पोटेंशियल। सॉल्यूशन विद लोअर वाटर पोटेंशियल कौन सा है ये आपको बताना है। ऑब्वियस है सॉल्यूशन होगा, ये मार्क करते जाएं, ए। बिल्कुल। फिर कह रहा है हायर सॉल्यूट पोटेंशियल विद लेस नेगेटिव वैल्यू। लेस नेगेटिव वैल्यू, लेस नेगेटिव जहां पर सॉल्यूट ज्यादा है, बस फंडा याद रखें, सॉल्यूट ज्यादा है वहां लेस, सॉरी जहां सॉल्यूट कम है वहां लेस नेगेटिव होगा। तो यहाँ देखो अपने मेंशन भी किया है, यहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल लेस नेगेटिव। बिल्कुल, तो बी मेंशन कर दूं। फिर उसके बाद में ये कह रहा है सॉल्यूशन हैज ए हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल। बिल्कुल, हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल वहां होगा जब जितना ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है वो अपनी तरफ ले सके, मतलब एग्जैक्टली सॉल्यूट अमाउंट जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा उतना ही वाटर डिमांड उसकी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं एक सॉल्यूशन जो हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल रखता है वो क्या है? एक ही बात है, आप सॉल्यूट पोटेंशियल बोल दो, पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, एक ही बात है। ठीक है, तो ये ए हो गया। फिर है मोर ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन। अब ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन भी सर वही होगा जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि सॉल्यूट अमाउंट ज्यादा होगा तो वो भी वाटर डिमांड ज्यादा से ज्यादा करेगा। और फिर लिखा एट इक्विलिब्रियम स्टेट फ्लो ऑफ द वाटर। इक्विलिब्रियम स्टेट में वाटर का फ्लो क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में स्टेट बोल दिया तो फिर वाटर फ्लो जो है वो तो नेट, बिल्कुल एक तरह से नेट मोमेंट 0 यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप जो है हमने सारे टिक कर दिए हैं। आप जो है यहाँ थर्ड वाले में सॉल्यूट हैज हायर वाटर, सॉल्यूशन हैज हायर वाटर पोटेंशियल, बिल्कुल करेक्ट है। एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दें, जहां पर सॉल्यूट ज्यादा है वहां पर वाटर जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा, मोर नेगेटिव। हाँ, वैल्यू मोर नेगेटिव। तो इसने बोला है कि हायर, ज्यादा कहां पे, तो ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, अपने बोला या लेस नेगेटिव वहां पर मोर नेगेटिव, तो हायर की बात करें तो बी में हायर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बी में हो जाएगा, बी में हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ सॉल्यूशन की बात की गई है, सॉल्यूशन हैज हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो आपको लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव के अकॉर्डिंग, हाँ, लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव आपको देखना है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें। नेक्स्ट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो इन ए, बी एंड सी। तो देखो सर इसमें एक अच्छा क्वेश्चन ये है जिससे हम डायरेक्शन अभी जो डिस्कस कर रहे थे वाटर पोटेंशियल वगैरह उनसे पता कर सकते हैं। देखो एक ओपी और टीपी दे रखा है, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं डीपीडी दैट इज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टी। एक आपको दे रखा है साइन एस और साइन पी। बिल्कुल, तो वाटर पोटेंशियल को हम लिखते हैं सर साइन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस साइन एस प्लस साइन पी। ये आपको पता है साइन एस जो है वो माइनस वैल्यू होता है, नेगेटिव वैल्यू। एक डायरेक्ट आपको डीपीडी दे रखा है, ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूं इस डीपीडी में भी तो देखिए ओपी और टीपी का डिफरेंस है, और उधर वाटर पोटेंशियल में एनर्जी लेवल पे बात कर रहे हो, पोटेंशियल। तो ये ओपी जो है वो एग्जैक्टली सॉल्यूट पोटेंशियल ही है, बिल्कुल, ये एग्जैक्टली सॉल्यूट पोटेंशियल है। और ये टीपी जो है वो प्रेशर पोटेंशियल है, टर्गर प्रेशर आप कह सकते हैं, ये प्रेशर पोटेंशियल है।
मतलब ये एक तरीके से पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करने वाला वैल्यू है और ये एग्जैक्टली नेगेटिव सोल्यूट पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने वाला वैल्यू है। तो अल्टीमेटली वैल्यू दोनों में सेम है। तो देखो फर्क क्या है, वो जो है वो इन दोनों का सम कर रहा है बिल्कुल, और ये जो है वो इन दोनों का डिफरेंस बता रहा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं डीपीडी और वाटर पोटेंशियल जो है, डिफ्यूजन प्रेशर डीपीडी एंड वाटर पोटेंशियल जो है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वैल्यू बिल्कुल वैसे सेम है लेकिन जो वैल्यू है वो अपोजिट वैल्यू है। तो यहां हमें डीपीडी दे रखा है, इसका भी हम डीपीडी मेजर कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप इसका वाटर पोटेंशियल वैल्यू अगर देखेंगे तो ये कह रहे हैं -11 आ गया। बिल्कुल, अब -11 आ गया तो डीपीडी जो है वो आप ये कह रहे हैं इसके ऑपोजिट है तो 11 हो जाएगा वो। बिल्कुल 11 हो जाएगा। इस केस में अगर हम देखें तो डीपीडी आप कहेंगे स्टूडेंट्स 3 हो जाएगा और इस केस में आप देखें तो 8 हो जाएगा। अब आप वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जाएं चाहे डीपीडी के अकॉर्डिंग जाएं, आपको जब ये पता है, अभी तक डीपीडी आपने डिस्कस नहीं किया था लेकिन आपको ये पता है कि वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो यहां वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होगा। अब लो डीपीडी टू हाई डीपीडी मूवमेंट होगा तो देखिए सबसे कम डीपीडी है सेल सी का, तो सी से सर ए में भी वाटर जाएगा क्योंकि इसका 8 है और इसका 11 है, बी में भी जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लो टू हाई ए से बी में जाएगा। तो आप ऐसा एक ऑप्शन देखें जिसमें सेल सी जो है वो दोनों को दे रही हो, सी दोनों को दे रहा है सर, उसमें आपके पास फोर्थ जो ऑप्शन है, ठीक है, ये सी बी को भी दे रहा है, ए को भी दे रहा है और ए जो है वो बी को वाटर दे रहा है। तो इस तरीके से वो आपका डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा। दोनों ही पैरामीटर हो गए, वाटर पोटेंशियल एंड डीपीडी दोनों आपको बच्चों अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल्स विल ऑलवेज मूव अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसमें वाटर पोटेंशियल की अगर हम बात करें सर तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, डीपीडी की अगर हम बात करें लो डीपीडी टू हाई डीपीडी रिप्रेजेंट द डिमांड ऑफ वाटर। हां, डिमांड सेल की जो डिमांड डीपीडी को, मतलब डीपीडी के चक्कर में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सीधा याद रखने का तरीका जो सर ने एक लाइन बोली है ना, डीपीडी इज एक्जेक्टली द डिमांड ऑफ वाटर, थ्रस्ट ऑफ सेल। अब थ्रस्ट कब बढ़ेगी, जितना सोल्यूट उसमें बढ़ेगा उतनी उसकी थ्रस्ट बढ़ेगी। तो डीपीडी डिमांड ऑफ वाटर है, उससे आप उसको याद रख सकते हैं। तो डीपीडी तो है डिमांड और साइन डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल एग्जैक्टली पहले से जो प्रेजेंट है वाटर का स्टेटस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास इसका डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट, द ऑस्मोटिक पैरामीटर डिटरमाइनिंग द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर। बिल्कुल, ऑस्मोटिक पैरामीटर की बात कर रहे हैं। हाँ, ऑस्मोटिक पैरामीटर अभी डिस्कस किया अपन, अभी जो सारी बातें हमने डिस्कस की। तो देखिए ये कह रहा है कि कौन सा एक कोशिका से अन्य कोशिका में जल के प्रवाह को निर्धारित करने वाला परासरणीय मानक क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग जाएगा, टर्गल प्रेशर के अकॉर्डिंग जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के अकॉर्डिंग जाएगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग जाएगा। देखो ये एग्जैक्टली टीपी है, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सोल्यूट के कारण बनता है बच्चों, सोल्यूट अमाउंट, सोल्यूट कंसंट्रेशन जितना होगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। टर्गर प्रेशर ये डायरेक्ट टीपी जो मैंने नीचे कहा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी आपने अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया डीपीडी, डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। तो आपको कह रहा है कि किसी भी कोशिका में जल के प्रवाह को निर्धारित करने वाला कारक क्या है, तो आप सीधा दिमाग लगाइए, दैट इज एग्जैक्टली द डिमांड ऑफ वाटर ऑफ ए सेल, और डिमांड ऑफ वाटर ऑफ ए सेल क्या है, डीपीडी। क्लियर। अब एक बात सर और क्लियर होनी चाहिए बच्चों को कि कई बार जैसे आपको डायरेक्शन डिसाइड करनी हो वाटर की और आपको वाटर पोटेंशियल भी दे दिया, आपको डीपीडी भी दे दिया और आपको ओपी भी दे दिया, तो तब आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको वाटर पोटेंशियल लेना चाहिए, बेस्ट पैरामीटर जो है एनर्जी लेवल पे जो है, हाँ एनर्जी लेवल पे है और मोस्ट रिसेंट भी है, मोस्ट एक्सेप्टेड भी है। तो बच्चों सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड अगर आपको करनी हो तो सबसे पहले आप वाटर पोटेंशियल वैल्यू लें। वाटर पोटेंशियल वैल्यू के बाद आप कंसिडर कर सकते हैं डीपीडी को और उसके बाद आप कंसिडर कर सकते हैं ओपी को। इस तरीके से आप ये जो वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स डिसाइड कर सकते हैं। ये आपने बता दिया, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, यहाँ पर हाई लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, और ओपी की अगर बात करें तो यहाँ पर लो ओपी टू हाई ओपी, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर गिवन सुटेबल कंडीशंस द डीपीडी विल बी मोर देन ओपी, ठीक है। वो कह रहे हैं निम्न दी गई उपयुक्त परिस्थितियों में डीपीडी ओपी से अधिक होता है। ये फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें कंडीशन क्या कह रहा है सर, व्हेन ओपी इज इक्वल टू टीपी। देखो एक सेल में वाटर कंटेंट एंटर करता है, थोड़ा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ में जाना पड़ेगा इसमें। ये सेल का मेम्ब्रेन, ये स्पेस, अब एग्जैक्टली इस सेल में वाटर कंटेंट एंटर कर रहा है, ठीक है। ये एंटर करते ही इस सेल में क्या होगा, एक्सपेंशन आएगा चारों तरफ, ये एक्सपेंड होगी और ये जो एक्सपेंशन है ये यहाँ बनाएगा टीपी, टर्गर प्रेशर,
ठीक। अब एक तरीके से सर मैं ये कह सकता हूं इसमें वाटर एंटर क्यों हुआ, तो आप बच्चों आपका सीधा आंसर आएगा इसमें वाटर इसलिए एंटर हुआ क्योंकि इसमें सॉल्यूट था। तो एक तरीके से एंटरिंग वाटर जो है वो सॉल्यूट को सैचुरेट करता जा रहा है एंड फाइनली दिस एंटरिंग वाटर जो ओपी के कारण वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ये है, दिस ओपी फाइनली रिफ्लेक्ट्स एज द टीपी। बिल्कुल एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सेल पूरा इसकी वाटर डिमांड फुल हो जाएगी या जितना वाटर इसको रिसीव करना था उतना वाटर ये रिसीव कर लेगी तो ये ओपी ही टीपी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा। अब आपको दे रखा है कि ओपी इज इक्वल टू टीपी, ठीक है। ओपी टीपी इक्वल हो गए तो डीपीटी तो फिर जीरो हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब सेल की वाटर डिमांड तो रही नहीं। उसके बाद कह रहा है व्हेन ओपी इज लेस देन टीपी, ओपी इज लेस देन टीपी, ये होता नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, क्योंकि इसको तो सीधा समझो ना, आप इसको बनाने वाला ये है, तो ये अगर कम होगा तो इसको कैसे बना देगा, या अल्टीमेटली आप ये कह रहे हैं कि ये जो है यही एक टाइम ऐसा आएगा जब सेल पूरा वाटर रिसीव कर लेती है तो इसके फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है। तो जब सेल हाईली एक्सपेंडेड है तब आप ये कहते हैं कि उसका सॉल्यूट कंप्लीटली सैचुरेट हो गया है और उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वही किस फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है, टर्गर प्रेशर में मैक्सिमली एक्सपेंड कर गई है। फिर कह रहा है व्हेन ओपी इज ग्रेटर देन टी, सर ओपी को ग्रेटर देन टीपी बता रहा है, डेफिनेटली पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन ओपी ग्रेटर हो गया टीपी से तब भी डीपीडी की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी क्योंकि माइनस तो होगा ही ना, माइनस होगा बिल्कुल। और यहाँ बिल्कुल सिंपल है, देखो जैसा फोर्थ ऑप्शन दे रखा है डीपीडी, तो यहाँ टीपी अगर नेगेटिव हो गया तो ओपी माइनस माइनस टीपी, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी ओपी प्लस टीपी। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पर जो अमाउंट है डीपीडी विल मोर देन ओपी। बिल्कुल, तो क्लियर हो गया, डीपीडी ओपी से ज्यादा होगा। कब ज्यादा होगा, जब सर ने क्लियर कर दिया उधर टीपी जो है वो आपके पास नेगेटिव रेफरेंस में होगा। सो डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी प्लस टीपी, ये रेस्पॉन्स है। लेकिन ये कंडीशनल होता है रेयरली, अदरवाइज जो टीपी की वैल्यू है वो 0 टू बिटवीन ओपी होती है। हाँ, टीपी की वैल्यू 0 टू ओपी होती है क्योंकि ओपी तो अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन है, फाइनल बनाएगा उसको, और कम से कम 0 हो सकती है। लिविंग सिस्टम में जनरली हम नेगेटिव नहीं मानते, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं जो प्लाज्मोलाइज सेल है वहां पर बोल देते हैं कि जो टीपी है वो नेगेटिव हो गया, ताकि डिमांड जो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। हाँ, इसको अपन आगे कोई और क्वेश्चन आएगा उसके साथ थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिलिंग फॉर ए बी सी इन द गिवन टेबल। तो आपको दे रखा है, इसमें कह रहा है कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है उनको कंपेयर किया गया है। सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन है, इधर सर कह रहा है रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। सिंपल डिफ्यूजन को स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो मेम्ब्रेन से डायरेक्टली आप कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस में चला जाता है। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में क्या डेफिनेटली आप कहेंगे स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट होगा। तो इसमें सर हम मेंशन कर सकते हैं यहां पर रिक्वायरमेंट प्रोटीन की होगी। यस, आगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको यस दे ही रखा है। फिर कह रहे हैं हाईली सेलेक्टिव, हाईली सेलेक्टिव कौन सा होना चाहिए। देखिए सिंपल डिफ्यूजन तो डायरेक्टली सब्सटेंसेस का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का मूवमेंट है, सब्सटेंसेस का डायरेक्ट मूवमेंट है, तो ऑब्वियस है इसके सेलेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आपके पास जो फैसिलिटेटेड है वो क्या हुआ, सेलेक्टिव हुआ। सेलेक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से हो रहा है, मेम्ब्रेन पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ऐसा करवा रहे हैं। तो इसमें तो सारे कॉलम आपको दिए हैं फिल करके। फिर कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट सैचुरेट। अब देखिए ट्रांसपोर्ट सैचुरेट की बात की जाए, सर एक लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है कि इफ ऑल प्रोटीन्स और ऑल ट्रांसपोर्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन आर बीइंग यूज्ड, अगर सबको यूज कर लिया जा रहा है तो डेफिनेटली इस कंडीशन में ट्रांसपोर्ट सैचुरेट हो जाएगा। तो देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सैचुरेट कह रहा है, फैसिलिटेट में भी एग्जैक्टली क्या होगा, सैचुरेट, ये ऊपर वाले सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर ये दोनों में सैचुरेटेड कंडीशन आएगी। हाँ, दोनों में सैचुरेट हो जाएगा। यहां आप जानते हैं ट्रांसपोर्टर यूज होता नहीं है, ये डायरेक्ट डिफ्यूजन प्रोसेस है। फिर कह रहा है अपहिल ट्रांसपोर्ट। देखिए बच्चों अपहिल और डाउनहिल जो कंडीशंस हैं, अपहिल एग्जैक्टली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो टू हाई, और डाउनहिल जो लिखा होता है वो ऑलवेज हाई टू लो जाता है। तो ये अपहिल और डाउनहिल दिया है आपको। अपहिल अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो कौन सा होना चाहिए, आप जानते हैं सिंपल डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पर नो दे रखा है और यहाँ पर भी नो होगा, यहाँ पर भी नहीं होता। हाँ, यहाँ नहीं होगा, ये केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही होगा। और लास्ट दे रखा है रिक्वायर एटीपी एज एनर्जी। तो डेफिनेटली जो यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है बायोलॉजिकल सिस्टम में, उसकी रिक्वायरमेंट सिंपल डिवीजन में नहीं होगी, नो लिखा है। इसमें अगर देखें तो यहां भी नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो अपहिल था
वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, तो वहां आपको रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल। इस तरीके से सर अगर हम एक्सप्लेन करें इसको, तो जो ऑप्शंस यहाँ फिल करना है आपको बता दिए हमने सारे। बी और सी जो है वो आपको डिफाइन करना है। तो ऑब्वियसली जो ए है अपन ने बताया ए यस होगा, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट होगा, बी नो होगा और सी जो है वो भी नो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ए यस। देखिए नेक्स्ट, 1 मिनट प्लीज। Which of the following statement are correct or incorrect? अच्छा, करेक्ट इनकरेक्ट दोनों आपको देखना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको इस पे जाना पड़ेगा। ऑप्शंस जो दे रखे हैं, तो देखिए एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। डेफिनेटली टीपी है। किसी भी सेल में वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं, एंटरिंग वाटर मॉलिक्यूल एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करेंगे। इवन आप सेल की छोड़िए, लिविंग सिस्टम में कहीं भी वाटर जहां एंटर करेगा वो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ही जनरेट करता है। ये सही हुआ सर। फिर कह रहा है वॉल प्रेशर एक्सर्ट टू प्रिवेंट द इंक्रीज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इन साइज। डेफिनेटली प्लांट सेल है, प्लांट सेल में आप कह रहे हैं सेल वॉल जो होती है, ये सेल वॉल एग्जैक्टली जो प्रोटोप्लाज्म का साइज बढ़ रहा है वाटर की एंट्री के कारण, उसको एक वॉल प्रेशर जो है वो लगाकर प्रिवेंट करती है, रोकती है, अदरवाइज सेल ब्रस्ट हो जाती है। बिल्कुल, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द टीपी। हाँ, जितना टीपी अंदर से बाहर की तरफ इस प्रोटोप्लाज्म को एक्सटेंड करवाने में लगेगा, उतना ही वॉल प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ लगेगा। तो सर ने अच्छी एक बात और बताई है, टीपी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। फिर उसके बाद डिफ्यूजन इज मोर रैपिड इन लिक्विड्स देन गैसेज। डेफिनेटली इनकरेक्ट हो जाएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन लिखते ही वहां गलत हो गया। डिफ्यूजन ऑफ वाटर इट शुड बी ऑस्मोसिस। हाँ, ऑस्मोसिस होना चाहिए था। इम्बिबिशन तो आप जानते हैं किसी भी सॉलिड कॉलोइडल सब्सटेंस के साथ आप कह सकते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ द एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स। फिर कह रहे हैं ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच टेक्स प्लेस अलोंग ए डिफ्यूजन ग्रेडियंट। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच टेक्स प्लेस अलोंग ए डिफ्यूजन ग्रेडियंट। बिल्कुल, ऑस्मोसिस को डिफाइन देखो ऊपर वाला स्टेटमेंट जो उसके अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, यहां पर एसपीएम को इन्होंने डिस्कस नहीं किया था, विदाउट एसपीएम लिखा हुआ नहीं है अपन। हाँ, देखिए सर, मोमेंट ऑफ सब्सटेंसेस तक तो ठीक था, ये सब्सटेंस तो वाटर भी हो सकता है। फिर कह रहा है व्हिच टेक्स प्लेस अलोंग ए डिफ्यूजन ग्रेडियंट, लेकिन डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जाएगा, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज ऑस्मोसिस, दैट ऑलवेज टेक्स प्लेस across the biological membrane और semi permeable। ऑस्मोसिस लिविंग प्रोसेस है। हाँ, लिविंग प्रोसेस है, इसलिए हम इसको यहाँ जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये देखिए, फर्स्ट करेक्ट था, सेकंड करेक्ट था, थर्ड इनकरेक्ट था, फोर्थ इनकरेक्ट था और ये फिफ्थ भी इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट सेकंड करेक्ट। हाँ, तो आप इस हिसाब से स्टूडेंट्स इसको मैच कर लें। नेक्स्ट, which of the following statement is true regarding the phenomenon of osmosis? ऑस्मोसिस के फिनोमेनन के रिगार्डिंग जो है वो सही क्या है? इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। डेफिनेटली इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यही इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अक्रॉस ए परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल होना चाहिए, यहां पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए, परमिएबल ऑलवेज परमिएबिलिटी तो सेल वॉल ही रिप्रेजेंट करती है, या जो डेड स्ट्रक्चर्स है बेसिकली वो करती है। जो लिविंग होगी वो चेक करेगी डेफिनेटली किसी भी कंटेंट को अक्रॉस ले जाने से पहले। इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए यहां लिखा है सॉल्यूशन, इनकरेक्ट हो गया। इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ये ठीक लिखा है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन व्हेन टू आर सेपरेटेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बाकी सब तो सर इसमें सही लिखा है, लेकिन ये कह रहा है मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ये एग्जैक्टली इनकरेक्ट हो गया। देखिए, वाटर जहां भी फ्लो करेगा ऑलवेज अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही फ्लो करेगा, ये नेचुरल है। फिर कह रहा है इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है यहां तक, फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ये सही हो गया सर, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। अब देखिए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लोअर है तो ऑब्वियस है वाटर मॉलिक्यूल्स वहां ज्यादा है, फ्री एनर्जी उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल उसका ज्यादा है, कई तरीकों से आप इसको जज कर सकते हैं। तो सर आंसर हम टिक करें, फोर्थ इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ ऑस्मोसिस की काफी डेफिनेशंस हो सकती है मेरे ख्याल से, ऑस्मोसिस को बहुत अलग-अलग तरीके से डिफाइन आप कर सकते हैं। फिर कह रहा है इफ ए प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन। देखिए वो कह रहा है प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा आप किसी सॉल्यूशन पे अप्लाई कर दो तो क्या हो सकता है वाटर पोटेंशियल। तो थोड़ा सा इसको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स इसकी स्केलिंग कर लें हम, ये 0, इधर हम पॉजिटिव वैल्यू देख लें और इधर हम नेगेटिव वैल्यू देख लें।
तो यहां अगर मैं वर्ड लिखता हूं सॉल्यूशन, ऑब्वियस है सॉल्यूशन लिखते ही आप ये कह देंगे कि सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल को हम चेक कर रहे हैं यार, सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल आप कहेंगे नेगेटिव है। ये जीरो मैंने जहां लिखा है सर, यहां है प्योर वाटर। अब इसमें अगर आप सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, आपने किया सोल्यूट ऐड किया, तो सोल्यूट ऐड करते ही ये नेगेटिव होता जा रहा है और नेगेटिव होता जाएगा और नेगेटिव होता चला जाएगा। ठीक है, ये जो कंडीशन है साइन W इज इक्वल्स टू 0, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट लिखा है स्टैंडर्ड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर। तो ठीक है सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हम कह सकते हैं ये जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर ये है। अब ये दोनों वैल्यू अगर आप थोड़ा सा बढ़ा दें, जैसे इस लेवल पे आप आओ, यहां अगर हम थोड़ा सा इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि यहां पर्टिकुलर इस वाटर कंटेंट की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, और साथ में आप प्रेशर भी इस पर अप्लाई कर दें, प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो पहले ही रखा हुआ है, प्रेशर मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप इसमें रख दें, तो इसके वाटर पोटेंशियल के जीरो से लिटिल बिट पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी है। सॉल्यूशन के केस में जैसा सर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे सॉल्यूशन पे आप ये दोनों कंडीशन अप्लाई करो, तो ये यहां था, मान लीजिए इस नेगेटिव स्टेट पे था, तो थोड़ा बहुत ये क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, पॉजिटिव कभी नहीं होगा। तो आप ये कहेंगे द वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन विल बिकम मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव। अब इंक्रीज, अब लेस नेगेटिव आ गया तो वाटर पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो फर्स्ट ही ऑप्शन पे सर चले जाएंगे, बिल्कुल, इसके अलावा बाकी सब कोई रेलेवेंट नहीं है। सो एग्जैक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर वाटर पोटेंशियल का वैल्यू लिटिल बिट इंक्रीज होता है। अब चाहे वो सॉल्यूशन के केस में आप पढ़ रहे हो, चाहे आप प्योर वाटर के केस में पढ़ रहे हो। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट ऑफ द वाटर टेकन बाय द प्लांट्स इन, आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब्ड वाटर का क्या किया जाता है। तो सर देखो, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है स्प्लिट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। डेफिनेटली स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसका मैक्सिमम यूज इसमें नहीं करते। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा ये सर, जितना प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका 1 to 2% ओनली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज करता है। तो क्या इसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काउंट कर सकते हैं? डेफिनेटली जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है, ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करने की जो एक्टिविटी है, उसको प्लांट आप कह सकते हैं अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व करता है, और उसमें ओनली 1 to 2% ऑफ वाटर। तो इसका मतलब प्लांट में अप टू 99% वाटर, जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है उसका 99% तक जो है वो बाहर रिलीज करवाया जा सकता है, और उसके लिए प्रोसेस क्या है, ट्रांसपीरेशन। तो सर ये सेकंड ऑप्शन में कह रहा है लॉस बाय ट्रांसपीरेशन थ्रू स्टोमेटा। और पढ़ लेते हैं, एब्जॉर्ब्ड बाय सेल्स ड्यूरिंग देयर इलोंगेशन। सेल अपने इलोंगेशन में वाटर कंटेंट डेफिनेटली यूज करती हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट 70 to 80% सेल का जनरली हम काउंट करते हैं, बट वो बहुत सारा वाटर कंटेंट वहां से यूटिलाइज नहीं करेगी। ये भी एग्जैक्टली मेटाबॉलिक जो रेगुलेशन है उसी में आ जाएगा। और फिर लिखा है इनकॉर्पोरेटेड डायरेक्टली इनटू द ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर तो सर एग्जैक्टली अगर हम देखें तो प्लांट शुगर सिंथेसाइज करता है, वो जो मैटर है उसको प्लांट अपने डिफरेंट ऑर्गन्स तक ट्रांसलोकेट करने में एक माइन्यूट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो उसमें इन्वॉल्व करता है। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, स्टोमेटल फोर्स ओपन व्हेन। सर स्टोमेटल फोर्स थोड़ा सा एक बार ड्रॉ कर दें हम, तो इससे क्या है कि इसको कनेक्ट कर लेंगे प्रोसेस को। ये देखिए सर ड्रॉ कर रहे हैं गार्ड सेल्स, और ये जो गार्ड सेल्स हैं, 2 गार्ड सेल्स स्टोमेटल एपरेटस में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा एक स्टोमेटल पोर है जिससे वाटर रिलीज होता है, ये स्टोमेटल पोर है। और बच्चों यही बात ध्यान रखने की है कि स्टोमेटल पोर के थ्रू जो वाटर निकलता है दैट विल बी द डिफ्यूजन है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये, क्योंकि बच्चों का ऐसा होता है जनरली कि गार्ड सेल से होते हुए आ रहा है या स्टोमेटा से होते हुए आ रहा है, तो ऑस्मोसिस तो कहीं वो नहीं होगा एग्जैक्टली, वो इंटरसेलुलर स्पेस से जो है, हाँ, क्योंकि ये एग्जैक्टली पोर है, कोई मेम्ब्रेन इसके बीच में यहाँ नहीं है। तो हम पढ़ लेते हैं, ये कह रहा है रंध्रीय छिद्र जब कब खुलते हैं, H+ आयंस आर पम्प्ड इनटू द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में H+ आयंस पंप करवाए जाते हैं। तो देखो K+H+ आयन एक्सचेंज थ्योरी आपने डिटेल में पढ़ी होगी। बिल्कुल, तो जो गार्ड सेल है वहां मेम्ब्रेन में K+H+ पंप प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर K+H+ का अपटेक और इनटेक जो है, इनफ्लक्स और इफ्लक्स होगा। K+ अंदर आएगा, यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो H+ है वो जो है बाहर जाएगा, और जो K+ है वो अंदर एंटर होता है।
सर जैसे ही अंदर एंटर होता है तो यहाँ जो मैलेट प्रेजेंट है, बिल्कुल मैलेट का ब्रेकडाउन हो जाता है जो है मैलिक एसिड का, तो मैलेट जो है वो मैलेटाइंस के प्लस आइंस के साथ एसोसिएट होते हैं और पोटेशियम मैलेट बनाते हुए इन गार्ड सेल्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। और पोटेशियम मैलेट बनने से कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ी, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आप कह दो इनकी बढ़ी, तो वाटर पैसिवली एंटर कर जाएगा, H2O की या वाटर की यहाँ एंट्री हो जाएगी। तो देखिए K प्लस आयन आर फॉर्म्ड आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, नहीं। H प्लस आयन को कह रहा है फॉर्म्ड इनटू द गार्ड सेल, नहीं। फिर कह रहा है वाटर मूव्स इनटू द गार्ड सेल्स इन रेस्पॉन्स टू द डिक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल। डेफिनेटली वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए नहीं होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। वो कह रहा है वाटर मूव्स इनटू द गार्ड सेल्स, डेफिनेटली इट करेगा इन रेस्पॉन्स टू द डिक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स। वाटर की एंट्री होने से तो गार्ड सेल्स का जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, वाटर मूव्स आउट ऑफ द गार्ड सेल्स इन रेस्पॉन्स टू ए डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट रिवर्स हो गए। हाँ, जो थर्ड स्टेटमेंट है, वाटर मूव इनटू द गार्ड सेल, तो वाटर गार्ड सेल में एंटर करेगा और उसका जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, यहाँ पर जैसे आपने बताया अभी मैलेट पोटेशियम जो मैलेट बनेगा उससे यहाँ पर वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्लियर। तो तभी वाटर यहाँ पर अंदर एंटर करेगा। तो वो वाटर पोटेंशियल जो डिक्रीज हुआ है उसको वापस से इंक्रीज करने के लिए वाटर एंटर उस एस्पेक्ट में जो है ये, तो आंसर थर्ड हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक मूवमेंट the water travels through the cytoplasm of a cell. This intracellular transport is facilitated by, तो देखिए इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट हम देखें सर, थोड़ा सा एक इंटरसेलुलर फॉर्म जो है वो यहाँ मैं डिजाइन कर दूं। अगर हम देखें तो ये देखिए किसी भी प्लांट का जो एडजॉइनिंग फॉर्म है, एडजॉइनिंग सेल ए सेल और इसको हम बी सेल काउंट कर लेते हैं, ये बीच में हम कह देते हैं इसमें मिडिल लैमेला प्रेजेंट है, क्लियर। ये मेम्ब्रेन एग्जिस्टेंस में होगी, तो ये आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज एक होता है और दोनों तरफ जो मूवमेंट है सब्सटेंसेज का ये है प्लाज्मोडेस्माटा, क्लियर। तो यहां देखो स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सर, यहां इंट्रासेलुलर हमें लिख के दिया है, इंट्रासेलुलर मूवमेंट तो विद इन सेल मूवमेंट होता है, अगर यहां इंटरसेलुलर लिखा जाता तो ये मोर परफेक्ट होता। कब? जब मैं प्लाज्मोडेस्माटा के केस में बात कर रहा हूं, बिल्कुल। लेकिन साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जब बन जाता है तो दोनों सेल्स के बीच एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाती है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्टिविटी। इसलिए आप ये कहेंगे कि जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने वाला ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, ये प्लाज्मोडेस्माटा सिम्प्लास्टिक पाथ को रिप्रेजेंट करता है, लिविंग पाथवे को, ये सिम्प्लास्टिक पाथवे को रिप्रेजेंट करता है। सर ये भी बच्चों को हम थोड़ा सा बता दें कि जहां प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होगा वहां प्राइमरी सेल वॉल नहीं होगी, जैसे ए सेल का प्राइमरी सेल वॉल नहीं होगा, देन दोनों का कॉमन मिडिल लैमेला नहीं होगा और बी सेल का भी प्राइमरी सेल वॉल नहीं होगा। तो प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला एंड प्राइमरी सेल वॉल यहां जो है वो एब्सेंट होगा। तो ऑप्शन पे आ जाते हैं, सिम्प्लास्टिक गमन के दौरान जल एक कोशिका द्रव से होते हुए परिवर्तित होता है, यह अंतर कोशिकीय, देखिए वहां सही लिखा है ना, इंटरसेलुलर। हाँ, इंटरसेलुलर, यहां थोड़ा इंट्रा के बजाय इंटर होना चाहिए था। परिवहन जो है वो सुसाधित करता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा डेफिनेटली स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा। मिडिल लैमेला आपको पता है इन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स प्रेजेंट होता है, वाटर चैनल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, नन ऑफ दीज का कोई यहाँ मतलब नहीं है। वैसे सर इसको अगर डिफाइन किया जाए तो एक अच्छा तरीका हमारे पास और है कि जो एपोप्लास्टिक पाथवे वो बच्चों को बता दिए जाए। अगर एपोप्लास्ट आप देखें तो आपके पास बच्चों 3 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। सेल वॉल कंप्लीटली एपोप्लास्टिक पाथवे को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि डेड कंटेंट है। इसके अलावा इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, और ये इंटरसेलुलर स्पेस जो है यही आप जानते हैं क्या है, मिडिल लैमेला। और उसके अलावा ये बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, द जाइलम कैविटी विल बी द एपोप्लास्टिक पाथवे, क्योंकि जाइलम कैविटी के जो एलिमेंट है ट्रैकेट्स और वेसल्स वो डेड एलिमेंट होते हैं। तो प्लांट में ये तीनों एपोप्लास्ट होते हैं, इसके अलावा बाकी सारे मूवमेंट आपको मिलेंगे सिम्प्लास्ट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस आपके आगे आएंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स A to D एंड सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इंक्लूड ऑल द करेक्ट और वन ओनली। ठीक है, किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना है जिसमें सारे करेक्ट स्टेटमेंट लिखे हों। तो सर मैं ये जो स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूं, substances that have hydrophobic moiety find it difficult to pass through the membrane। सर यही ये मुझे लगता है गलत नहीं हो गया है, substances that have hydrophobic moiety, एनसीईआरटी यहां बोल दिया फैसिलिटेड। हाँ, ऑब्वियसली जो हाइड्रोफिलिक हैं उनको फैसिलिटेट करवाया जाना है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक मोइटी के सब्सटेंसेस तो लिपिड बाइलेयर से सिंपल डिवीजन में भी चले जाएंगे, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट। फिर कह रहा है
pressure potential is usually positive, though in plant negative potential plays a major role in the water transport of its stem. बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। देखो हमने बात की थी सर कुछ देर पहले अभी कि वाटर जहां भी एंटर करता है एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो क्रिएट करेगा। तो यहाँ अल्टीमेटली ये जाइलम के केस में आपको बताना चाह रहा है, एक लीफ हाइपोथेटिकली मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूं, यहाँ से ट्रांसपिरेशन में वाटर बाहर रिलीज हो रहा है, ये वाटर ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, असेंट ऑफ सैप में आप इसको पढ़ते हैं। तो देखो क्या होगा, यहां से कंटिन्यूसली वाटर जो है वो पुल आउट किया जाएगा। अब यहाँ जो पुलिंग फोर्स है, ये पुलिंग फोर्स वाटर को रिलीज करवा रहा है आउटसाइड एटमॉस्फेयर में, तो अल्टीमेटली वाटर का लॉस हो रहा है। बिल्कुल। तो ये जो पुल है, दिस पुल विल कॉल एज द नेगेटिव पुल, और इसी केस में ये लिखा हुआ है कि जो प्रेशर पोटेंशियल है, वाटर की एंट्री हो रही है तो ये एग्जैक्टली पॉजिटिव होगा, दो इन प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल प्लेज ए मेजर रोल। तो जो नेगेटिव पुल है वो ही प्लांट्स में असेंट ऑफ सैप का जो प्रेशर प्रोसेस है सर, उसमें मेनली रिस्पॉन्सिबल। मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल, अभी आपने बताया एपोप्लास्ट जो है उस पाथवे में मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि लिविंग कंटेंट है। सिम्प्लास्ट में मेम्ब्रेन जो है उसका रोल होगा। बिल्कुल। तो सर इसको हम क्या कर सकते हैं कि करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, इनकरेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, नॉट इन्वॉल्व। सही लिखा है सर, डज नॉट इन्वॉल्व, डज नॉट इन्वॉल्व, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। ये बी भी सही था, ए हमारे पास इनकरेक्ट था। फिर है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर व्हिच टर्न कलर ऑन द एब्जॉर्बिंग वाटर इज यूज्ड टू स्टडी वाटर लॉस फ्रॉम ए लीफ। डेफिनेटली ये भी सही स्टेटमेंट है। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट आपको जो प्लांट फिजियोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल बेसिस दे रखा है फोटोसिंथेसिस में, वहां भी वो डिस्कस किया गया। ट्रांसपिरेशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। आप लीफ सरफेस से वाटर ट्रांसपायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास सर बी, सी और डी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। तो देखिए अभी जो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मोमेंट को हम डिस्कस कर रहे थे, ऑब्वियस है उसको हम कहेंगे सिम्प्लास्टिक पाथवे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट सर हमने बता दिया है, इनको एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों आपको क्लियर है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। ये सर फ्लोएम ट्रांसलोकेशन को थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करना है हमें। तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन की अगर बात करें तो देखो अल्टीमेटली ऐसा है, ये एरियल पार्ट लीफ, और इस लीफ में या एरियल पार्ट में आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज होता है, तो सर इसको हम काउंट कर लेते हैं सोर्स। बिल्कुल राइट। और यहाँ पर ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर रहा है। अब यहाँ से ये जो है वो डाउनवर्ड मोमेंट में आता है, और डाउनवर्ड मोमेंट में बेसिकली हम काउंट कर लेते हैं कि ये जो स्टोरेज पार्ट है, रूट्स हैं, इनमें ये ट्रांसलोकेट होता है। बिल्कुल ठीक है। तो एक बेसिक प्रोसेस ये है कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज हुआ और वो फ्लोएम के थ्रू, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के थ्रू डाउनवर्ड मोमेंट में आ गया। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, ये जो लीफ है, जो सोर्स है, इस सोर्स के आसपास सर बहुत सारे ग्रोइंग रीजन्स होंगे। तो प्लांट में जो पार्ट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है और जो यूटिलाइज कर रहा है सर मटेरियल को या स्टोर कर रहा है, उसको तो हम काउंट कर रहे हैं सिंक, और जिसमें बन रहा है उसको हम काउंट कर रहे हैं सोर्स। तो देखिए ये सोर्स टू सिंक ट्रांसलोकेशन था। क्लियर, लीफ सोर्स है, यहां से सिंक को ट्रांसलोकेशन था। लेकिन प्लांट में सिंक जो है वो वेरिएबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते। जैसे ये जो नियर बाई ग्रोइंग रीजन्स होंगे, ये भी फूड मटेरियल रिक्वायर करेंगे, और नियर बाई ग्रोइंग रीजन्स फूड मटेरियल अगर रिक्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली ये जो सोर्स है, इन्हीं को फूड मटेरियल पहले ट्रांसलोकेट करेगा। इसकी प्रेफरेंस ये होगी कि इनको फूड मटेरियल ये दे। तो ओबियस है इस केस में ये मोमेंट जो यूनिडायरेक्शनल पहले डाउनवर्ड था, उसके बजाय अब क्या हो गया तुरंत बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। क्योंकि सर एक लीफ है, सोर्स है, उसके सराउंडिंग में तो बहुत सारे ग्रोइंग रीजन हो सकते हैं, तो जितने ग्रोइंग रीजन बढ़ेंगे उतना ही मल्टी डायरेक्शनल वो होगा। आप तो सीधा ध्यान रखें, ये जो मल्टी डायरेक्शनल वर्ड लिखा है, जितने किसी भी सोर्स के नियर बाय ग्रोइंग रीजन बढ़ेंगे उतना ही डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शनल हो जाएगा। तो ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के लिए ही कह रहा है। बिल्कुल। और कुछ बातें हम यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं सर इससे रिलेटेड। जैसा आपने बताया सोर्स टू सिंक, तो आपने बोला कि वेरिएबल है, तो कई बार क्या होता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो वापस से ये जो सिंक है, एक सोर्स यहाँ से फूड जो है वापस से वहां ट्रांसलोकेट हो सकता है। जैसे स्प्रिंग सीजन वगैरह की बात, स्प्रिंग जब आता है उससे पहले लीफ फॉल हो जाता है प्लांट में, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं पौधे की, तब वो अपने स्टोरेज से मटेरियल लेता है, क्योंकि तब भी आप ये कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए फूड मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। और इंपॉर्टेंट भी है ये जो है मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल जो है, ये आता है क्या साथ है। जाइलम का जो डायरेक्शन है, जाइलम के थ्रू जो असेंट ऑफ सैप होता है वो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, जबकि मल्टी डायरेक्शनल होगा। एक पॉइंट और मैं यहाँ इंक्लूड कर दूं सर, कई बार बच्चे को कंफ्यूजन भी रहता है,
जैसे आपसे पूछा जाए विच वन इज द लॉन्गेस्ट कंडक्टिंग पाथ ऑफ द प्लांट, सबसे लंबा कंडक्टिंग पाथ क्या है, तब आपका आंसर हमेशा ही जाइलम आना चाहिए। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर जाइलम ही क्यों आना चाहिए, क्योंकि फ्लोएम भी तो ऊपर से नीचे तक ला रहा है या पूरे प्लांट में थ्रू आउट प्लांट प्रेजेंट है। तो देखो ये जो वर्ड है यही उसको उसके पाथवे को लॉन्गेस्ट नहीं रहने देता। जाइलम के थ्रू जो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब जो किया गया वो जाइलम के थ्रू अल्टीमेटली एरियल पार्ट्स तक जाएगा, तो ये तो लॉन्गेस्ट पाथ हो गया। लेकिन ये पाथ जो है वो डिस्क्रीट हो जाता है, ये पाथ नियर बाई ग्रोइंग रीजन इस लीफ ने बनाया, इसी को दे दिया, तो जरूरी नहीं है कि बहुत नीचे तक भी जाए, तो कुछ दूसरा ग्रोइंग रीजन जो होगा वो कोई और से ले लेगा। तो ये जो डायरेक्शंस बदल रही है यही उसको लॉन्गेस्ट नहीं रहने देती। सो जाइलम जो है वो लॉन्गेस्ट कंडक्टिंग पाथ को फॉर्मेशन में लाता है। क्लियर? तो सर आंसर हमारे पास फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का आ गया है। जाइलम ट्रांसलोकेशन के थ्रू असेंट ऑफ सैप होता है। फ्लोएम एंड जाइलम ट्रांसलोकेशन इक्वली कभी भी आप बात नहीं करेंगे, ओनली इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए प्लाज्मोडेस्माटा वगैरह भी आपने कुछ बातें डिस्कस कर ली। नेक्स्ट, सुबेरिनाइज्ड है ये। सुबेरिनाइज्ड लेयर ऑफ द एंडोडर्मिस फैसिलिटेट द यूनिडायरेक्शनल एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। बिकॉज अब देखो सबसे पहले तो यूनिडायरेक्शनल एंट्री कहां वो करवाती है ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो जो रूट एंडोडर्मिस है वो रूट एंडोडर्मिस के थ्रू पासेज सेल के थ्रू होते हुए जाइलम में वाटर मॉलिक्यूल्स की एंट्री होती है। जी बिल्कुल, यहाँ देखो वहाँ डायग्राम भी है। ये जो एंडोडर्मिस है तो यहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है, ये है आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और यहाँ पर जैसा लैंग्वेज में है सुबेरिन जो है वो डिपोजिटेड होता है। ये इम्परमिएबल है वाटर के लिए। बिल्कुल, ये एंडोडर्मिस है, इसके बाद में फिर पेरिसाइकिल आ जाता है। हाँ, पासेज सेल जो है वो तो इधर से सर वाटर एंटर हुआ तो एंडोडर्मिस के सिर्फ पासेज सेल जो है उस पासेज सेल के थ्रू होते हुए किसमें चला जाएगा, पेरिसाइकिल लेयर से होते हुए जाइलम में एंटर करेगा, और इधर उधर कहीं भी वो डाइवर्ट नहीं होता इसको। और अगर हम एक बात और इंडिकेट करना चाहें तो इस तरीके से देखिए एडजॉइनिंग सेल्स होती हैं, ये पासेज सेल है, नहीं रहने दो उसको उसी से। हाँ, ये पासेज सेल होती है, ये जाइलम कैविटी है, और ये जो है वो फ्लोएम है। तो सुबेरिनाइजेशन जब किया जाता है तो देखो ये एंडोडर्मिस की पासेज सेल है, ये तो ओपन रहेगी, ऑलवेज प्रोटोजाइलम के सामने होती है। और जो एडजॉइनिंग सेल्स है, एडजॉइनिंग सेल्स को सुबेरिनाइज कर दिया जाता है, इनकी रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल सब सुबेरिनाइज होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस भी पैक कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इनके सुबेरिनाइज्ड होने से अब कॉर्टिकल रीजन से जो वाटर आ रहा है उसके इनमें एंटर करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती, और नए इंटरसेलुलर स्पेस में जाने की पॉसिबिलिटी बचती है। तो वाटर सिर्फ कहां आता है, इस पासेज सेल में आता है, और पासेज सेल से जाइलम में। हाँ, ये एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में कन्वर्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी सर जो बोल रहे हैं। देखो अब तक अगर एपोप्लास्ट था तब भी सिम्प्लास्ट हो जाएगा वो, और अगर सिम्प्लास्ट पहले से था तो सिम्प्लास्ट मेंटेन रहेगा। और यहाँ पर सिलेक्शन भी हो गया। हाँ। तो इंटरसेलुलर स्पेस है, जो एपोप्लास्ट है वहां से अनयूजुअल जो मिनरल वो भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। हाँ, तो ये सिलेक्शन हो गया। इंटरसेलुलर स्पेस में तो कोई भी मूव कर सकता था, वो तो नॉन लिविंग पाथ था, एपोप्लास्टिक पाथ था। तो ये देखो काफी इससे रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन है, आगे भी कुछ क्वेश्चंस में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो सर हमारे पास था सुबेरिनाइज्ड लेयर ऑफ एंडोडर्मिस फैसिलिटेट द यूनिडायरेक्शनल एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिकॉज़ passage of the cell, passage cells are the only path of entry of water। यही यहाँ आपको दे दिया, करेक्ट रेफरेंस ये लिखा है, 1000 of passage cell present in the endodermal layer। ये हम नहीं कहेंगे 1000 of passage cell, बेसिकली वैसे passage cell का जो नंबर होता है ना वो प्रोटोजाइलम के इक्विवेलेंट होता है। बिल्कुल, क्योंकि जितने जाइलम प्रेजेंट होंगे उनके सामने उतनी ही पासेज सेल होंगी, ये एक बात आप ध्यान रख सकते हैं। फिर है नंबर ऑफ पासेज सेल इज नॉट कंफर्म्ड। हाँ, ये ठीक बात है, कंफर्म नहीं है, लेकिन रीजन पूछा है आपको, स्टेटमेंट सही है या गलत है ये नहीं पूछा है, तो रीजन आपके पास पहले ही क्लियर हो चुका है। फिर क्या है, इट इज ए फिनोमिनन बाय द इनपुट ऑफ एनर्जी। एनर्जी इनपुट नहीं है, ये पैसिव प्रोसेस ही बेसिकली है। नेक्स्ट, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजा। सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, माइकोराइजल एसोसिएशन अगर हम बात करें तो हम जानते हैं रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स एंड फंजाई का एसोसिएशन ये होता है। ठीक है, माइकोराइजा को सिंपली जो है अपन रिप्रेजेंट कर भी देते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया प्लांट रूट, और यहाँ पर फंगल जो पार्ट जो है, इन दोनों के बीच में जो एसोसिएशन है बोथ गेट बेनिफिट। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन होते हैं इसमें देखो कह रहा है पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट, इसका मतलब ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो ये रिलेशनशिप क्या सर मैं कह सकता हूँ, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। ये ऑब्लिगेटरी है, म्यूचुअलिज्म में आप पढ़ते हैं, इकोलॉजी में भी ये आता है, डाइवर्सिटी में आपको दे रखा है, फिजियोलॉजी में भी है, कई जगह इसकी कनेक्टिविटी है। तो माइक्रोराइजल एसोसिएशन जो है उसका प्रोटोकॉल हुआ, जैसा सर ने यहां मेंशन कर रखा है, प्लांट रूट्स या रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स बेसिकली हम लिखते हैं, एंड द फंजाई।
अब पाइनस सीड जर्मिनेट क्यों नहीं कर सकता? तो जैसे सर पाइनस प्लांट जहां प्रेजेंट है स्पेसिफिकली उस एरिया में या सरफेस एरिया पर प्लांट का सीड गिरेगा, अब सीड सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो पहले से हाई माइक्रोराइजल एसोसिएशन वहां होता है और उस माइक्रोराइजल एसोसिएशन के होने के कारण मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी उस सरफेस पे होती है या सरफेस सॉइल पे होती है। पाइनस सीड जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके फिर उसके बाद में स्वेल अप होकर अपना जर्मिनेशन शुरू कर लेता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट, ऑलवेज फंगल एसोसिएशन पाइनस के जर्मिनेटिंग सीड के रूट्स के साथ ही होगा। इसका मतलब सीडलिंग स्टेज में ही होगा। ये जो रूट बनेगी वहां पर ये एसोसिएशन में आएगा। हाँ, सीड के साथ नहीं आता है डायरेक्ट, सीड जब तक पड़ा है, क्योंकि सीड को अगर पेनिट्रेट कर दिया मान लो फंजाई के हाइफी ने, फंगल हाइफी ने या फंजाई के किसी फिलामेंट ने, तो फिर अल्टीमेटली वो तो एक तरीके से पैरासिटिक रेफरेंस भी हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि फंजाई के पास न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बनाने के लिए तो कुछ नहीं था। तो ये जो एसोसिएशन करता है वो ऑलवेज रूट्स के साथ करता है। कई बच्चों को डाउट होता है, प्रोटोकॉल इसमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो सर हम कह रहे हैं पाइनस के बीज कवक मूल के बिना अंकुरित नहीं हो सकते। यह दर्शाता है सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, दर्शाता तो है लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। मैंने ऊपर मेंशन कर दिया था सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। देखिए म्यूचुअलिज्म है, ये ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस बताता है। सिग्निफिकेंस ऑफ पाइनस बिल्कुल नहीं, ऑल ऑफ दिस। तो सेकंड आंसर आपके पास करेक्ट आंसर है, यहाँ हो जाए। मिनरल्स आयंस आर फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज्ड एंड स्पेशली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, रीमोबिलाइजेशन में जाते हैं तो सर स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल का रेफरेंस करके थोड़ा सा हम इनको बता सकते हैं कि देखिए आयन है जो आपके पास फिर से मोबिलाइजेशन में जा रहे हैं। किसी प्लांट का ये लीफ है, अब ये ऑल्डन और सेनेसेंट लीफ अगर है तो कुछ टाइम में प्लांट से डिटैच हो जाएगा। तो इस केस में सर डिटैचमेंट जब होगा तो वापस विड्रॉल करवा ली जाएंगे। बिल्कुल, जो ओल्ड अगर ये पार्ट, हाँ, ओल्डर पार्ट सेनेसेंट में चली गई, सेनेसेंट में चली गई, ओल्डर पार्ट है तो उस ओल्डर पार्ट से विड्रॉ करवा लिए जाएंगे और न्यूली ग्रोइंग रीजन्स को ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, यही बात हमें ये कह रहा है। और रीमोबिलाइजेशन में वो ही जाते हैं जो मूविंग एलिमेंट होते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल होते हैं। स्पेसिफिकली जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होगा वो मूवमेंट में नहीं जाएगा। जैसे कैल्शियम के लिए स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं। तो कहां से कहां होते हैं? ऑल्डर सेनेसेंट रीजन टू ग्रोइंग रीजन। सबसे पहले ही आंसर आपको यहाँ इसमें मिल गया है, बाकी को डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है एक तरीके से। नेक्स्ट, विच वन फैसिलिटेट द मास फ्लो ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन इन फ्लोएम? देखो सर ये एक बात हम डिस्कस अगर करें, बनता तो प्लांट में ग्लूकोज है, प्रोडक्टिविटी तो ग्लूकोज है, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट वही है। हाँ, लेकिन फिर भी फ्लो में सुक्रोज आता है। तो ये रीजन बच्चों को पता होना चाहिए। उधर आप मेंशन कर दें सर, जैसे मैं लिख रहा हूँ ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फॉर्मेशन में आता है। अब ग्लूकोज ट्रांसलोकेशन में क्यों नहीं जाता ये तो पता होना चाहिए। ये सर लिख रहे हैं सुक्रोज डाइसैकेराइड फॉर्म है और ये फोटोसिंथेट इसी को अपन जनरली बोलते हैं। हाँ, नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म है, इसलिए ये है डाई सैकेराइड एंड सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब नॉन रिड्यूसिंग है इसीलिए आप ये कह सकते हैं कन्वर्जन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अल्टीमेटली इसी को ट्रांसफर प्लांट करेगा। ग्लूकोज को अगर करता तो वो रिड्यूसिंग फॉर्म है, इसलिए वो ग्लूकोज को ट्रांसलोकेट नहीं करता। तो बेसिकली तीन बातें, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड बनता है, सुक्रोज डाइसैकेराइड ट्रांसलोकेट होता है और स्टोरेज में स्टार्च पॉलीसैकेराइड मिलता है। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्च जो है वो जैसा आपने बताया पॉलीसैकेराइड और इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, स्टोरेज के लिए बेहतर है क्योंकि ऑस्मोटिकली अगर एक्टिव होगा तो फिर ऑलवेज सेल डिमांड करती रहेगी, वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया सर ने, नोट कर लें बच्चों, आप ध्यान रखें। दिस इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव एंड ऑलवेज अकर इन द स्टोरेज। ये बनता है, ऑस्मोटिकली एक्टिव भी है और अल्टीमेटली रिड्यूसिंग भी है, इसलिए आप ये कह सकते हैं इसको यूज नहीं किया जाता और सुक्रोज को यूज किया जाता है। हाँ, तो सर आगे उस पर आते हैं। कौन सा एक फ्लोएम में शर्करा विलयन का थोक प्रवाह सुसाधित करता है? वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट डेफिनेटली, मेटाबॉलिक एनर्जी, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल। देखा ट्रांसपिरेशन पुल का रिलेशन तो सर जाइलम के असेंट ऑफ सेप से है। रूट प्रेशर जो है वो वाटर कंटेंट को कुछ हाइट तक प्लांट में ऊपर तक चढ़ा सकता है। मेटाबॉलिक एनर्जी इसमें लगती नहीं है, क्योंकि एक बात आप पहले ही क्लियर कर लें, चाहे फ्लोएम के थ्रू शुगर का ट्रांसलोकेशन हो, चाहे जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन हो, ये दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एलडीटी, लॉन्ग डिस्टेंस बल्क। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जैसा सर कह रहे हैं बल्क ट्रांसपोर्ट, ये ऑलवेज अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फोर्सेज। प्लांट के पास एनर्जी नहीं है इतनी कि वो एनर्जी लगा के ये सब ट्रांसपोर्ट करवा सके, तो फिजिकल फोर्सेज के इन्फ्लुएंस में इनको करवाता है। जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करेगा तो ग्रेडियंट बना लेगा सर, ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जाएगा। जैसा आपने बताया यहाँ पर ये जैसे सीव ट्यूब के अंदर सुक्रोज आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर वाटर पोटेंशियल
डिक्रीज हो जाएगा। जाइलम से यहाँ पर वाटर कंटेंट आएगा फिर ज्यादा, हाँ। और यहाँ पर एक ग्रेडियंट बनेगा प्रेशर, ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट बन गया, और यहाँ पर भी ग्रेडियंट जो है ये लो है, जहाँ पर आपका सिंक है, ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो है आता है। तो हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट की आ रहा है, ऑब्वियसली पैसिव प्रोसेस होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम। देखो अच्छा एक डायग्राम आपको ट्रांसपिरेशन का दे रखा है सर, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखो मैं एक सबसे पहले तो इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, ये प्लांट का स्टेम था और यहाँ से इस लीफ को कनेक्ट कर दिया, ये वाटर कंटेंट ऊपर की तरफ इसमें जा रहा है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं बच्चों असेंट ऑफ सैप, और असेंट ऑफ सैप का जो प्रोसेस है उसमें आपको पता है वाटर है, वाटर के साथ प्रेजेंट है मिनरल्स, ठीक है, ये इसमें प्रेजेंट है। अब यहां आने के बाद सर देखो एरो लगा के बताया गया है कि जाइलम कैविटी में आ गया, और जाइलम कैविटी से आप देखते हैं पेलिसैड टिश्यूज के थ्रू होते हुए इंटरसेलुलर स्पेस में आ रहा है, ये पेलिसैड टिश्यूज और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के थ्रू इनमें आ रहा है, और फाइनली स्टोमेटल पोर से ये बाहर जा रहा है, ये एटमॉस्फेयर की बात, ये एटमॉस्फेयर में आ रहा है। तो बेसिक मैकेनिज्म पे थोड़ा सा इसमें हम बात कर लें तो फिर ज्यादा ठीक रहेगा आगे के लिए। देखिए क्या होता है, आउटर एटमॉस्फेयर ड्राई होगा कंपैरेटिव टू द एयर चैम्बर और एयर स्पेस, जहां ये वाटर कंटेंट भरा है ना इनमें सर, ये जो कैविटीज दिखा रखी हैं, इन कैविटीज के कंपैरेटिवली आउटर एटमॉस्फेयर ऑलवेज ड्राई होगा। सो यहां ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, ये एयर चैम्बर है, इनके और आउटर एटमॉस्फेयर के बीच एक प्रेशर ग्रेडियंट सेट हो जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंस भी होगा वाटर पोटेंशियल का, बोल रहे हैं जो डिफ्यूजन है उस प्रोसेस पे हम आ जाएंगे। इसलिए देखिए एयर चैम्बर में और एयर कैविटी में तो आपने कहा वाटर कंटेंट ज्यादा है, आउटर एटमॉस्फेयर ड्राई है, और जब ड्राई हो रहा है तभी ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो हाई प्रेशर ग्रेडियंट टू लो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट होते हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रेडियंट इन बिटवीन एयर चैम्बर, एयर स्पेस और आउटर एटमॉस्फेयर है, दिस ग्रेडियंट विल ट्रांसमिट ऑन द मेसोफिल सेल्स, देन जाइलम कैविटी, और इस जाइलम कैविटी को यहां से वाटर पुल करना पड़ेगा। तो ये एनसीईआरटी इंग्लिश की जो है ना सर, उसमें तो लाइन लिख रखी है, डायग्राम जो उसके नीचे लिखा है इवापोरेशन फ्रॉम द लीफ सेट्स अप ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द जाइलम सेप की जगह वहां लिखा है बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एयर चैम्बर, ऐसा स्टेटमेंट लिखा है। तो ये तो स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है, लेकिन वहां लिखा है इवापोरेशन फ्रॉम द लीफ सेट्स अप ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द एयर चैम्बर, और वो फिर ग्रेडियंट ट्रांसमिट होता रहता है, इस जाइलम कैविटी तक ट्रांसमिट होता है। तो आप उल्टा चले ना इसमें, तो सीधा है एटमॉस्फेयर वाटर की डिमांड करेगा एयर चैम्बर से, एयर चैम्बर डिमांड करेगा मेसोफिल सेल से, मेसोफिल सेल्स डिमांड करेंगी जाइलम कैविटी से, और ये जो लीफ की जाइलम कैविटी है ये डिमांड करेगी या पुल कर लेगी किससे, स्टेम की जाइलम कैविटी से। तो एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाती है, तभी ट्रांसपिरेशन जो पुल है वो जनरेट होता है, और ट्रांसपिरेशन पुल का ही अपना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप जानते हैं असेंट ऑफ सैप जो है उस ट्रांसपिरेशन पुल के कारण ही हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हिंदी के बच्चों को सर मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी के बच्चों को स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है कि वहां उनकी बुक में जो डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में वहां मेंशन नहीं किया है ये। तो देखिए फर्स्ट ए जो है वो इनकरेक्ट हो गया, बी लिखा है द ग्रेडियंट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन बिटवीन द आउटर एयर एंड द एयर स्पेस। बिल्कुल सही बात है, जैसा हम इस पे डिस्कस कर रहे थे। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है और बी जो है वो इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट, ए इनकरेक्ट, ए इनकरेक्ट देखना है ये वाला, और बी करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। हाँ कई बार बच्चों देखो ऐसा होता है, हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं, पूरा उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन टिक मार्क करने में कई बार दिक्कत हो जाती है ना, तो थोड़ा सा कंसीडर करें आप इसको, हो जाता है। हाँ कंसेप्ट और जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सर आगे चलें, बिल्कुल ये कंप्लीट है। नेक्स्ट 24, being suberinized the root endodermis has the ability of transport of ions unidirectional only। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट, वो सेम कॉन्सेप्ट है, जाइलम कैविटी में ही वाटर को एंटर करवाने की बात हो रही है, पासेज सेल के थ्रू आएगा, वाटर के साथ मिनरल्स आएंगे। बिल्कुल, तो पासेज सेल के अलावा तो कोई पाथवे ही नहीं है ना। इसका सर एक एनाटॉमिकल रेफरेंस थोड़ा सा बता दूं मैं बच्चों को, हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये देखिए इस तरीके से रेडियल अरेंजमेंट होता है जाइलम, और ये है फ्लोएम। अब इसके चारों तरफ आपको पता है जो जाइलम और फ्लोएम उनको कवरिंग देती है एंडोडर्मिस, इसके चारों तरफ ये पासेज सेल है, ये जाइलम के सामने पासेज सेल है। तो ये जो एरिया है ये पूरी तरीके से ब्लॉक होता है और ये सुबेरिनाइज्ड एरिया ही होता है। तो अल्टीमेटली वाटर कंटेंट जो आएगा वो इन पासेज सेल से एंटर करेगा, और उसी के साथ आप कह सकते हैं यहाँ एंट्री होने वाली है मिनरल्स की या मिनरल न्यूट्रिएंट्स की। मिनरल न्यूट्रिएंट्स का और वाटर का मूवमेंट या एंट्री फ्लोएम में रोकी जाए या फ्लोएम के में नहीं हो, इसी के लिए स्पेसिफिकली इनको क्या किया गया है, सुबेरिनाइज्ड किया गया है। ये सुबेरिनाइज्ड इसीलिए है,
ठीक है, तो सर रीजन पे आए हम। इट फैसिलिटेट द मिनरल ऑफ जाइलम कैविटी थ्रू पासेज सेल ओनली। बिल्कुल सही लिखा है, ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट कॉज है। आगे पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं लगता होगी, बिल्कुल इससे रेलेवेंट यही है। हाँ यही रेलेवेंट है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। If stem of the plant is cut under the state of tension in xylem sap, what will be the result? एक बना ले हम स्टेम, और देखो स्टेम हो गया, और ये बात कर रहा है जाइलम की। हाँ, सो इट कट, ये कह रहा है स्टेट ऑफ द टेंशन। बिल्कुल, अगर यहां से इसको ये कट कर दे, ये वाला पोर्शन, हाँ ये वाला रीजन जो है ये कटेड रीजन है, कट कर दिया गया, या फिर आप डायरेक्ट कंप्लीट कट भी लगा सकते हैं, कट लगा दिया आपने मान लीजिए, तो वो कह रहा है इस पे ध्यान देने की बात है, कट अंडर स्टेट ऑफ टेंशन। स्टेट ऑफ टेंशन का मतलब पुल ऊपर की तरफ कर रहा था, पुल ऊपर की तरफ कर रहा है ना, ट्रांसपिरेशन पुल ऊपर की तरफ बन रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो कटेड पार्ट है वो पहले से पुल कर रहा था, अब आपने जैसे ही कनेक्टिविटी ब्रेक की तो वो जो है वो एटमॉस्फेयर का या सराउंडिंग का जो भी होगा मीडियम, उसको एक बार के लिए क्या कर लेगा, इंटेक में लेगा, इंटेक में ले लेगा, सकिंग हो जाएगी। तो हाँ। जो भी पार्ट है वो एंटर, एयर जो है उसमें एंटर हो जाएगी ड्यू टू द ट्रांसपिरेशनल फोर्स। तो पुल जो है वो ऊपर की तरफ जनरेट हो रहा है, तो जो भी एयर वगैरह इसके कांटेक्ट में आएगी तो जो एयर है वो हाँ इधर ट्रांसफर कर करेगी। तो ट्रांसपिरेशन पुल के कारण, ट्रांसपिरेशन पुल के कारण अल्टीमेटली जो है वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये कह रहा था जाइलम सैप स्प्राउट आउट नहीं होगा। फिर कह रहा है जाइलम सैप विल एक्यूमुलेट कट सरफेस, जाइलम सैप एक्यूमुलेट भी नहीं होगा। एक्यूमुलेशन अगर आप देखें तो इस एंड पे फ्लोएम सैप का होने वाला है, इस एंड पे सॉरी फ्लोएम सैप का होने वाला है, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। फिर कह रहा है द कट सरफेस विल फॉर्म एयर बबल व्हेन प्लेस्ड इन एयर। अब एयर बबल भी तब बनने चाहिए थे जब ऊपर से एयर नीचे की तरफ आ रही हो, जबकि यहाँ डायरेक्शन अपवर्ड है। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज एयर विल बी पुल्ड इनटू द जाइलम। फोर्थ आंसर जो है वो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रांसलेशन पुल की वजह से जो एयर है वो ऊपर की तरफ पुल कर दी जाएगी। डेफिनेटली क्लियर। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 25 विल बी फोर्थ। नेक्स्ट, हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, व्हेन पी सीड्स एंड व्हीट ग्रेन्स आर सॉक्ड इन वाटर। तो देखिए एक तो पी सीड्स हमें दे रखा है और एक व्हीट ग्रेन्स आपको दे रखा है। पी सीड शॉर्ट मोर स्वेलिंग देन द व्हीट, द रीजन इज। तो सर ये क्या टाइप ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल सर जी, इम्बाइबिशन है। पी सीड की बात करें यहाँ पर, और ये दे रखा है व्हीट। तो व्हीट जो है उसमें प्रेजेंट है स्टार्च, और यहाँ पर प्रेजेंट होगा मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन। ठीक है, और दोनों ही जो है ये इम्बाइबेंट है। तो ये इम्बाइब करते हैं, इनमें हम कह सकते हैं कि ये जो ज्यादा स्वेलिंग इसमें आ रही है उसका रीजन यही है कि वो जो टाइप ऑफ मैटर है वो मोर कंटेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करता है। प्रोटीन है, ये ज्यादा कंटेंट एब्जॉर्ब करेगी कंपेयर टू द स्टार्च। बिल्कुल, तो इस तरीके से ये इसका रीजन हो गया। तो ये कह रहा है जब मटर और मटर के बीजों तथा गेहूं के दानों को जल में भिगोया जाता है तो मटर के बीज गेहूं के दानों की तुलना में अधिक फुलाव प्रदर्शित करते हैं। तो इम्बिबिशन कैपेसिटी ऑफ प्रोटीन इज मोर देन दैट ऑफ स्टार्च। सही आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, इससे आगे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 27, which of the following is similarity between apoplast and symplast pathway of water absorption? Water absorption में apoplast और symplast में क्या similarity है? Mode of intercellular movement of water? नहीं, अभी हम दोनों बात कर चुके हैं। इंटरसेलुलर केवल सिम्प्लास्ट का कैरेक्टर है। बिल्कुल। फिर है इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये इंट्रासेलुलर में ही होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का, सिम्प्लास्ट का कैरेक्टर है। रेट ऑफ द वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट की रेट जो है एपोप्लास्ट में फास्ट होती है और सिम्प्लास्ट होती है। एक इवन मैक्सिमम प्लांट में वाटर का कंडक्शन जो है वो भी एपोप्लास्ट के थ्रू ही होता है, क्योंकि मूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स को किसी तरीके का रेजिस्टेंस फेस वहां नहीं करना पड़ता, जबकि सिम्प्लास्टिक पाथवे में बैरियर होते हैं। फिर कह रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेफिनेटली वो कह रहा है जो मूवमेंट है वो एक्चुअली वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, चाहे एपोप्लास्टिक पाथवे हो चाहे सिम्प्लास्टिक पाथवे हो। क्लियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 4। नेक्स्ट 28, water may become a limiting factor in both agricultural and natural ecosystem for growth and productivity of plants. सर ये लिमिटिंग फैक्टर का जो क्वेश्चन है वो कई मायने में इंपॉर्टेंट है, यहाँ दे रखा है। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में भी आता है, इसके अलावा इकोलॉजी में भी आता है, तो कई जगह इसका रेफरेंस है। लिमिटिंग फैक्टर हो जाने का मतलब है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हम पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को या बायोलॉजिकल प्रोसेस को अगर एक से ज्यादा फैक्टर डील कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, तो उनमें लीस्ट टू लीस्ट जो होगा दैट विल अफेक्ट द प्रोसेस मोस्ट, वो सबसे ज्यादा प्रोसेस को अफेक्ट करेगा।
तो जैसे मान लीजिए वाटर की डेफिशिएंसी या क्वांटिटेटिव डेफिशिएंसी अगर हो गई तो वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी उस प्रोसेस को। तो यहां भी हमें यही कहना चाह रहा है कि जो एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम है नेचुरल इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम है। एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम का सीधा मतलब हम क्रॉप लैंड से कह सकते हैं, आपने क्रॉप कल्टीवेट किया, वहां वाटर डेफिसिट कंडीशन हो सकती है, नेचुरल इकोसिस्टम में हो सकती है। तो ये क्यों है ऐसा? तो देखिए ऑप्शंस में पढ़ रहा हूं, हाई डिमांड लो रेस्पिरेशन। देखिए डिमांड हाई है यहां तक तो ठीक हो सकता है, लेकिन रेस्पिरेटरी प्रोसेस से इसका रिलेशन नहीं है। फिर कह रहा है हाई डिमांड हाई ट्रांसपिरेशन। ये हाई ट्रांसपिरेशन जो रेट है, हमने भी बात की थी सर, मैक्सिमम मतलब 98 से 99% तक जो है वो इवापोरेट करवा दिया जाता है। तो ओबियस है मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, तो डेफिसिट होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, लो ट्रांसपिरेशन हाई एब्जॉर्प्शन। ट्रांसपिरेशन लो अगर होगा ना तो एब्जॉर्प्शन हाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाई ट्रांसपिरेशन जो है वही हाई एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। फिर लिखा है सर लो एब्जॉर्प्शन हाई फोटोसिंथेसिस। तो हमारे पास यहाँ परफेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सेकंड। और ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने बताया था अप्रोक्स 2% जो वाटर है वही यूटिलाइज होता है, मैक्सिमम वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन। तो देखिए फूड ट्रांसलोकेशन को जो बल्क मूवमेंट है उसको हम पढ़ रहे हैं, फूड ट्रांसलोकेशन, शुगर ट्रांसलोकेशन आप पढ़ते हैं। ये कह रहा है इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ द पॉलीसैकेराइड। ये सर हम सारी बातें क्लियर कर चुके हैं। पॉलीसैकेराइड स्टार्च है, उसके फॉर्म में ये नहीं जाएगा, ये सुक्रोज के फॉर्म में ही जाता है। इट ऑलवेज फ्रॉम लीव्स टू रूट्स। लीव्स टू रूट्स तो जाता है, बट यहाँ लिखा है ऑलवेज, और हमने डिस्कस किया था कि सिंक वेरिएबल होते हैं प्लांट में। उसके बाद देखिए कह रहा है इट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी व्हेन ट्रांसलोकेट बिटवीन सोर्स एंड सिंक। नेवर। सोर्स से सिंक में जाएगा तो एनर्जी रिक्वायर नहीं करता, अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट जाता है। सर आपने बताया था वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट या प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये प्रोसेस पैसिव होनी चाहिए, और पैसिव है इसका मतलब, और ये सिंक हो गया। तो ये वाला जो ये प्रोसेस बता रहा है, यहाँ जो बल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा है विद इन फ्लोएम, तो ये वाला जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ग्रेडियंट। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये जो थर्ड है, इट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी व्हेन ट्रांसलोकेट बिटवीन सोर्स एंड सिंक, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है द कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग द लोडिंग ऑफ द सीव सेल्स। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए सर सीव सेल्स जो हैं वो न्यूक्लियस की प्रेजेंस शो नहीं करती, तो जो कंपेनियन सेल्स है वही एक्टिविटी उसकी अल्टीमेटली रेगुलेट करती है। तो जो कंडक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है वो कौन करवा रही है? कंपेनियन सेल्स। तो यही अपन बता सकते हैं कि लोडिंग और जो अनलोडिंग है, ये तो होती है एक्टिव प्रोसेस, एंड अनलोडिंग जैसा सर लिख रहे हैं ये एनर्जी डिपेंडेंट है, बट द बल्क ट्रांसपोर्ट एनर्जी इंडिपेंडेंट। ये पैसिव प्रोसेस होगा फ्रॉम द हाई ग्रेडियंट रीजन टू लो ग्रेडियंट। और वो जो सर ने लिखा है लोडिंग एंड अनलोडिंग, लोडिंग ऑलवेज सोर्स पे होगी और अनलोडिंग ऑलवेज सिंक पे होगी। ये दोनों ही प्रोसेस एक्टिव होती है। क्लियर है? नेक्स्ट 30, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय। तो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू किए जाते हैं? जाइलम के थ्रू किए जाते हैं। फिर कह रहा है एंड द ऑर्गेनिक मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द सोर्स। ऑलवेज सोर्स में ये होता है, और सोर्स आप जानते हैं बच्चों प्लांट में बेसिकली या मेन सोर्स जो है वो लीव्स ही है। तो लीव्स के ही ऑप्शन में हमें मिल जाएगा जाइलम के बाद, ये सब थर्ड ऑप्शन में अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू एंड ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू सी आप लिखा है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसलोकेशन या शुगर ट्रांसलोकेशन रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ द गटेशन टेक्स प्लेस। इस बार सब गटेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। गटेशन क्या है? आप कह सकते हैं जो प्लांट ऑर्गन्स है, उन प्लांट ऑर्गन्स में जैसे लीफ की हम बात करें तो अर्ली मॉर्निंग और आपने लेट नाइट लेट इवनिंग में देखा होगा बच्चों, वहां ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हाइड्रेट के थ्रू रिलीज होती है। ठीक है? और ये जो गटेड वाटर है ये इम्प्योर होता है बिकॉज रूट प्रेशर के इन्फ्लुएंस में ये बाहर आता है। ट्रांसपिरेशन में रिलीज होने वाला वाटर ऑलवेज प्योर वाटर होगा, और ये जो है वो इम्प्योर होगा। तो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो वाटर बाहर यहाँ आ रहा है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रूट प्रेशर आ रहा है, और ये आपको अर्ली मॉर्निंग में मिलेगा, आपको लेट इवनिंग या लेट नाइट में मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें पूछा गया है द प्रोसेस गटेशन टेक्स प्लेस when the root pressure is high and the rate of transpiration is low. Definitely rate of transpiration होगा नहीं उस टाइम में। तो कंडीशनली आपने बताया मॉर्निंग टाइम में जो है, हाँ मॉर्निंग टाइम में। इस बार एग्जाम का क्वेश्चन था ये। फिर उसके बाद पूछा गया when the root pressure is low and the rate of the transpiration is high. रूट प्रेशर के इन्फ्लुएंस में जब हो रहा है तो डेफिनेटली रूट प्रेशर वहां हाई होना चाहिए। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ही यहाँ मिल जाता है, फिर फर्दर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है।
32. Which one may be helpful to re-establish the continuous chain of water in xylem under or after the transpiration tension? तो देखो सर, ये हम तो क्लियर कर चुके हैं पहले से। असेंट ऑफ सेप में अपवर्ड मोमेंट में ट्रांसफर हो रहा था और लीव्स जो है उनसे वाटर आउटसाइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा था, तो एक ट्रांसपिरेशन पुल यहाँ क्रिएट हो रहा था, एक नेगेटिव टेंशन जो है वो जाइलम कॉलम में क्रिएट हो रहा था। अब ये कह रहा है कि ये जो जाइलम कॉलम है या वाटर कॉलम जो जाइलम कैविटी में स्टैब्लिश हो गया, अगर ये डिसकंटिन्यू हो जाए, किसी भी कारण से टूट जाए, कोई भी रीजन हो सकता है, मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, कोई मैकेनिकल रीजन हो सकता है, या वाटर की अनअवेलेबिलिटी हो सकती है, इसको रीएस्टैब्लिश कौन कर सकता है? और जरूरी भी है रीएस्टैब्लिश करना, अदरवाइज जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। एक एग्जाम में क्वेश्चन भी सर ये पहले पूछा जा चुका है, और इसके अलावा एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट दे रखा है, द मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट वाइटल फंक्शन ऑफ द रूट प्रेशर इज द रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिसकंटिन्यूअस जाइलम कॉलम ऑफ वाटर। तो वाटर कॉलम जो इसमें कंटिन्यूअसली था जाइलम में, वो फिजिकल फोर्सेज के कारण अट्रैक्टेड है, लेकिन अगर ये डिसकंटिन्यू होता है तो जाइलम कॉलम में मूल दाब, रूट प्रेशर जिसको आप कह रहे हैं, उसको रीएस्टैब्लिश, दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये होता है। तो देखो दो चीजें काम करती हैं, सर ने जो बताया यहाँ, पुश करना है तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और पुल करना है तो नेगेटिव ट्रांसपिरेशन पुल। क्लियर? नेक्स्ट 33, द सुगर आर एक्टिवली मूविंग इनटू ए सेल, व्हाट विल हैपन टू द टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल? सर एक सेल ड्रॉ करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हम इसको। बिल्कुल, ये बात करें सेल में अगर शुगर जो है वो एंटर हो रही है, एंड शुगर इज द सोल्यूट, इसको अपन बोलेंगे सोल्यूट। तो ऑब्वियसली सोल्यूट जैसे ही एंटर होगा सेल में, तो वहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो इंक्रीज होगा, हो जाएगा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होगा टर्गर मेम्ब्रेन पे, तो ये जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, दैट प्रेशर इज टर्गर प्रेशर। तो यहाँ पर टीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमने ये कहा था, जितना ओपी बनेगा वो फाइनली टीपी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूट को सैचुरेट करने के लिए वाटर कंटेंट कंटिन्यूअसली सेल के अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शंस हम पढ़ लें, हम टीपी इंक्रीज्ड ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर, सही बात लिखी है, टीपी इंक्रीज हो जाएगा। फिर कह रहा है टीपी डिक्रीज, बिल्कुल नहीं होगा, टीपी इंक्रीज एज शुगर कंसंट्रेशन अफेक्ट्स इट डायरेक्टली टीपी के बजाय वो ओपी को अफेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट, टीपी इंक्रीज ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर। नेक्स्ट 34, फाइंड रॉन्ग फीचर विद रेफरेंस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए सेल बायोलॉजी में हमने काफी डिटेल में इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस किया था। ये कह रहा है सुगर मॉइटी टुवर्ड्स साइटोसोल रीजन। बिल्कुल, ये अपन डिस्कस किया था डायग्राम से भी। ये जो इसकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसमें जो शुगर मोइटीज होती है वो प्रेजेंट होती है लिपिड और प्रोटीन के साथ, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स के, और वो होंगी आउटसाइड। एसिमेट्री होने का, एसिमेट्रिकल होने का एक रीजन ये भी है। बिल्कुल। फिर कह रहा है फॉस्फोग्लिसराइड्स, डेफिनेटली फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं, ये फॉस्फोग्लिसराइड जो है प्रेजेंट है। हाँ, हमने बार बार बात की है, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोग्लिसराइड, ग्लिसराइड ओरिजिनेटिव ही है, डेरिवेटिव ही, इसलिए फॉस्फोग्लिसराइड्स आप इनको कह देंगे। एसिमेट्रिक नेचर डेफिनेटली होगी। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ प्रोटीन अनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड विद इन द ओवरऑल बाइलिपिड लेयर। बिल्कुल, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन की वजह से इंटरैक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो क्वासी फ्लूइड नेचर है वो होती है लिपिड की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द लिपिड। ठीक है, तो ये डी इनकरेक्ट हो जाएगा, ए बी और सी यहाँ क्या है करेक्ट। जो ए स्टेटमेंट है यहाँ पर थोड़ा उन्होंने, ये देखो सुगर मोइटी टुवर्ड्स द साइटोसोल रीजन, तो यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि उन्होंने टुवर्ड्स बोथ मेंशन कर दिया। हाँ, इसमें टुवर्ड्स मेंशन किया स्टूडेंट्स, फेसिंग जो है ना, सुगर मोइटी डेफिनेटली है टुवर्ड्स साइटोसोल रीजन, तो इनसाइड मोइटी नहीं होगी वो इस केस में। अब आपके पास ए और डी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, एंड ए और डी एंड सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन, ट्रांसपिरेशन पुल डिपेंड्स ऑन। ट्रांसपिरेशन पुल किस पे डिपेंड करता है? तो ट्रांसपिरेशन पुल देखिए डिपेंड एग्जैक्टली रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे कर रहा है, जितना वाटर रिलीज होगा उतना ही पुलिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द वॉल ऑफ द फ्लोएम, देखिए फ्लोएम का कोई रिलेशन यहाँ है नहीं है सर। एक कॉलम में अगर हम इनको बताना चाहें, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्टिंग फोर्स है वो आप कह सकते हैं कोहेशन, और जाइलम कैविटी के साथ इसका एडहेशन। इस तरीके से सरफेस टेंशन ओवरऑल जो क्रिएट हो रहा है यहाँ, उसके अकॉर्डिंग ये अपवर्ड मोमेंट में जा रहा है। अब ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो इसको आप कह सकते हैं कैश कर रहा है एक तरीके से। जो ये फोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, फिजिकल फोर्सेज को कैश कर रहा है ट्रांसपिरेशन पुल, और उसके थ्रू वो ट्रांसपिरेशन करवा रहा है। तो फिर ये कह रहा है एडहेसिव वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द वॉल ऑफ फ्लोएम, इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहा है कैपिलरिटी,
कैपिलरिटी के कारण ऊपर की तरफ अपवर्ड मोमेंट में हो जा रहा है। फिर कह रहा है वेरी नेगेटिव प्रेशर ऑफ, हाँ, वेरी नेगेटिव वाटर पोटेंशियल ऑफ द एटमॉस्फेयर। डेफिनेटली वाटर पोटेंशियल एटमॉस्फेयर का वेरी नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां ड्राई कंडीशंस हैं या ड्राउट वाली कंडीशंस हैं। ड्राई और ड्राउट कंडीशंस में मैक्सिमम वाटर ट्रांसपायर होता है, तो ट्रांसपिरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही आप कह सकते हैं क्या होगा, ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर मिल जाता है। लास्ट ऑप्शन और पढ़ लेते हैं, कोहेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टू ईच अदर। कोहेशन वाटर मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ जो है उनको जोड़े रखेगा, जाइलम कैविटी में वाटर मॉलिक्यूल्स की कंटिन्यूटी को बनाए रखेगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका परफेक्ट आंसर है आपके पास वेरी नेगेटिव वाटर पोटेंशियल ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो स्टूडेंट्स, हमने आज आपके साथ प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट का जो गुरु नीति का एपिसोड है वो डिस्कस किया। 35 क्वेश्चंस इसमें थे और हमने कोशिश करी कि जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, ये सब यहाँ पुट कर दी जाए। प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस की जो कनेक्टिविटी थी वो भी हमने यहाँ डिस्कस की है। ठीक है, इसके बाद अगले एपिसोड में हम मिनरल न्यूट्रिशन जो सेकंड चैप्टर है फिजियोलॉजी का उसको इंक्लूड करेंगे। हर एक एपिसोड में, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूं, हर एक एपिसोड में एक चैप्टर हम इंक्लूड करते चले जाएंगे। बिल्कुल, और जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के वो अपने सारे कवर कर लिए, कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छोड़ा। हाँ, तो ऑलमोस्ट जो है सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करवा दिए, लेकिन एक बार थोड़ा सा इनको वापस से कहना चाहूंगा कि रिवाइज जरूर करें। रिवाइज एनसीईआरटी आप पढ़ते रहे, स्टेटमेंट पे आप जाएं, स्टेटमेंट हर एक एनालाइज करें और उसके साथ साथ इसको आप पढ़ते रहें। सो enjoy the plant physiology, enjoy the botany. Thank you.